और कौन कौन से ओछे हथकंडे अपनाएंगे? मैं कहता हूँ कि पछताइयत की नई हदों को छू रहे हैं। कभी ऐसे कैचेस ड्रॉप नहीं हुए होंगे। फाइनल को फाइनल मैच समझ कर नहीं खेले। मुश्किल फाइटर लग रहा है, आसान फाइट लग रही है। जितना बड़ा प्लेटफॉर्म होगा जो आपको इतना बड़ा कैंप देगा, जैसे ही नए नोट आएंगे पुराने नोट कैंसिल हो जाएंगे। सब में पहला सवाल होता है कि इतनी बड़ी मिकदार में आपके पास करेंसी कहाँ से आएगी। 2 कदम चलते हैं फिर टांगे कांपने लग जाती हैं। एक मिठा रोजाना खाया करें। लिब्रा वाले बहुत ज्यादा लीडरशिप है। स्कॉर्पियो की शादी के मामला तय होते हुए नजर आ रहे हैं। आजकल जिंदगी ही सुबह आउट ऑफ कंट्रोल है, दुनिया बोल है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम, वेरी गुड मॉर्निंग टू यू। वरीशा हमारे साथ आज शो में, आपको भी बहुत गुड मॉर्निंग कहेंगे। वरीशा कैसी हैं आप? मैं ठीक, अल्लाह का बहुत बहुत शुक्र है। और बहुत अच्छी सुबह है, लेकिन एक बुरी खबर भी है हमारे पास, और वो यही है कि हमेशा की तरह इम्पोर्टेड हुकूमत की जानिब से घटियापन का मुजाहरा किया गया। और हमने ये देखा कि इमरान खान की जानिब से एक और टेलीथॉन कल की गई, और यकीनी तौर पर बोल की रेटिंग्स आजकल जिस तरह से हाई जा रही हैं और सभी लोग बोल को पसंद कर रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ हम ये देख रहे हैं कि टेलीथॉन के दरमियान ही चैनल को बंद कर दिया गया। और बहुत सारे शहरों से ये खबर आ रही थी कि बोल नहीं आ रहा है, और ज़ाहिर है कि टेलीथॉन की जा रही है, पैसे जमा किए जा रहे हैं, इमदाद मुतासरीन की मदद की जाएगी, जो सैलाब मुतासरीन है उनकी मदद की जाएगी, लेकिन उसके बावजूद इस तरह की हरकतें करना समझ से बालातर है। यकीनन ये वो बच्चे नहीं होते वरीशा, हम नहीं खेलेंगे तो किसी को नहीं खेलने देंगे। ये वो सियासतदान बन गए हैं कि भाई हम नहीं खेलेंगे, क्योंकि वो खुद टेलीथॉन कर नहीं रहे हैं। हाँ। अवाम इमरान खान के साथ खड़े हैं और बोल अवाम की आवाज बना हुआ है, तो यकीनन फिर मुश्किलात तो होनी है। और यकीनन हक और सच के रास्ते में मुश्किलात ना हो तो वो पॉसिबल ही नहीं है वरीशा ये तो। और सैलाब जदगान के लिए बड़े पैसे जमा हुए टेलीथॉन में कल वरीशा। बिल्कुल ऐसा ही है। इससे पहले भी 5 अरब रुपए जमा किए गए थे, और जैसा कि फवाद चौधरी ने बताया था कि उसमें से जो कमिटमेंट्स ज़ाहिर है कि होती हैं उसके बाद पैसे जमा होते हैं, 3 अरब तक जमा हो चुके थे। और कल भी यही बताया जा रहा है कि 5 अरब से ज़ायद की कमिटमेंट्स हुई हैं, और यकीनी तौर पर वो पैसे भी आ जाएंगे। उनको शफाफ तरीके से लोगों तक पहुँचाना भी है। बोल न्यूज़ का कसूर सिर्फ इतना था कि हमने मुतासरीन की मदद के लिए ये जो ट्रांसमिशन है पैमरा के अहकामात के मुताबिक रिकॉर्डेड नशर की, लेकिन उसके बावजूद भी बोल न्यूज़ को मुख्तलिफ शहरों में बंद कर दिया गया। मुख्तलिफ शहरों से शहरियों की जानिब से भी रद्द अमल सामने आता रहा। ज़ालिमो शर्म करो, लेकिन रिकॉर्ड सैलाब ज़दगान के लिए आवाज़ उठाना भी इम्पोर्टेड हुकूमत को खटकने लगा है। इमरान खान की टेलीथॉन रिकॉर्ड नशर करने के बावजूद मुख्तलिफ शहरों में बोल न्यूज़ को कल बंद कर दिया गया। पैमरा चाहता क्या है? ये समझ से बालातर है कि जो पैमरा कहे वो भी करें तो उनकी अताब में है, जो वो कहें वो ना करें तो तब भी अताब है, करें तो क्या करें। बात समझ से बालातर है कि पैमरा की ख्वाहिशात क्या हैं। शायद उनकी ख्वाहिशात सियासतदानों की ख्वाहिशात से जुड़ी हैं, और सियासतदान जब देखते हैं कि इमरान खान की मशहूर से मशहूर होते जा रहे हैं, उनकी शोहरत में रोज बरोज इजाफा होता जा रहा है, बड़े से बड़ा जलसा किए वो जा रहे हैं, ज्यादा से ज्यादा लोग उनके टेलीथॉन में चंदा कर रहे हैं, तो बर्दाश्त नहीं होती। आग लग जाती है अंदर से कि भाई अब किस तरह इनको रोकें, किस तरह अपनी ताकत का इस्तेमाल करें। हम भी तो वजीर आजम है, हम भी तो वजीर दाखिला है, हम भी तो वजीर नशरियात है, फिर क्यों ना हम पैमरा का इस्तेमाल करें और इनको कहते हैं बंद कर दिया। वो सिर्फ पैमरा का इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर फंड रेजिंग की बात की जाए तो वो मुख्तलिफ ममालिक से कोशिश कर रहे हैं। जुमला था कि वो सिर्फ पैमरा का ही इस्तेमाल कर सकते हैं, यानी वो और कुछ कर ही नहीं सकते ना। एक्चुअली नहीं, वो कुछ कर नहीं पा रहे ना। हम यही तो देख रहे हैं कि अगर फंड रेजिंग की बात, सैलाब मुतासरीन की मदद की बात की जाए तो क्या होता दिखाई दे रहा है? यही होता दिखाई दे रहा है कि आते हैं, फोटो सेशन करवाते हैं और चले जाते हैं। गुज़िश्ता रोज़ भी मैं मरियम नवाज़ का एक क्लिप देख रही थी, वो छोटे से बच्चे को कोई चिप्स की पैकेट से चिप्स निकाल के अपने हाथ से खिलाने की कोशिश कर रही थी। तो खैर ये सारी बातें तो चलती रहेंगी, लेकिन अभी चलते हैं बड़ी खबर की जानिब। टॉप स्टोरीज। ज़ालिमो शर्म करो, सैलाब मुतासरीन पर तो सियासत ना करो। इम्पोर्टेड हुकूमत को मुतासरीन की मदद की कोशिशें भी खटकने लगी। इमरान खान की टेलीथॉन रिकॉर्डेड नशर करने के बावजूद बोल न्यूज़ मुख्तलिफ शहरों में फिर बंद। सियासत में कोई इतना कैसे गिर सकता है? नाकिस कप्तानी, स्लो रन रेट, खराब बैटिंग और बदतरीन फील्डिंग। श्रीलंका के खिलाफ एशिया कप के फाइनल में कौमी टीम की सारी खामियां खुलकर सामने आ गईं। दोस्तियां, पसंद नापसंद की बुनियाद पर फैसले खेल से खिलवाड़ कर गए। डेंगू ने मुल्क में खतरे की घंटी बजा दी। सिर्फ सितंबर के 10 दिनों में पंजाब में 125 और कराची से 800 केसेस रिपोर्ट हुए। एहतियात ही वायरस से बचाव का वाहिद रास्ता है।
और समंदरी हवाएं कराची से खफा हो गईं। गर्मी की शिद्दत ने शहरियों के पसीने छुड़ा दिए। माहिरीन का गर्मी से बचाव के लिए ठंडे मशरूबात का मशवरा। पेमरा की जानिब से जो इकदामात हैं, इससे ये तो वाज़ेह हो गया है कि हम कुछ पत्थर के दौर में चले गए हैं। जिस तरीके से टेलीथॉन दिखाने पर बोल को बंद किया गया, अरबों रुपए मुतासरीन सैलाब के लिए जमा किए जा रहे हैं, कोई पीटीआई के लिए नहीं जमा किए जा रहे, किसी और के लिए जमा नहीं किया रहे, उन लोगों के लिए जमा किए जा रहे हैं जो करोड़ों की तादाद में है। 3 वक्त की रोटी उनको नहीं मुयसर है, सर पे छत नहीं है, ऊपर से डेंगू का मच्छर, इतना पानी खड़ा हुआ है, इतने मच्छर पैदा हो रहे हैं, लेकिन कुछ नहीं किया जा रहा उनके लिए। हकीकत यह है कि पाकिस्तान का इंफ्रास्ट्रक्चर, मल्का बरतानिया का जब इंतकाल हुआ तो मुझे ऐसा लगा कि पाकिस्तान में शायद जितने तरक्याती काम उनकी वजह से हैं, शायद किसी की वजह से नहीं, क्योंकि यहाँ पे जो अंग्रेजों के ज़माने का बनाया हुआ इंफ्रास्ट्रक्चर है वो खड़ा हुआ है, जो हमने बनाया है वो बह गया है। शाह महमूद कुरैशी साहब किसी तारुफ के मोहताज नहीं है, बहुत बहुत शुक्रिया कुरैशी साहब हमारे साथ मौजूद है, आपने अपना कीमती वक्त हमें दिया। कुरैशी साहब ये बताइए कि इस वक्त जो पेमरा कर रहा है कि टेलीथॉन रिकॉर्डेड नशर करने के ऊपर जो उनके अपने अहकामात थे, फिर भी बोल को बंद कर दिया गया, चाहते क्या हैं ये लोग, कब तक और किस तरह ये, और कौन कौन से ओछे हथकंडे अपनाएंगे हक की आवाज और सच की आवाज को दबाने के लिए? देखिए, सियासत अपनी जगह, मुझे अफसोस से कहना पड़ रहा है, इन्होंने तो इंसानी तकाजों को भी पामाल कर दिया। अब देखिए, अगर कल बोल टेलीथॉन नशरियात दिखा रहा था, किसकी खिदमत कर रहा था? आवाम की, डूबे हुए लोगों की, उजड़े हुए जो बर्बाद लोग हैं उनको आबाद करने की इमरान खान की कोशिश थी, और बोल उसमें तावन कर रहा था। उसमें रुकावट डालना, धमकियां देना, चैनल बंद कर देना, ये कभी जमहूरियत में होता है क्या? इंसानियत इसकी इजाजत देती है? मुझे इतनी तकलीफ हुई कि एक शख्स अपनी क्रेडिबिलिटी जो है वो पेश करके, अपना नाम और अपनी शोहरत पेश करके पाकिस्तान के उजड़े हुए गरीब लोगों के लिए वसाइल इकट्ठे कर रहा है। हुक्मरानों पर कोई एतमाद नहीं करता, उनको कुछ टका देने को तैयार नहीं है। अल्लाह ने पाकिस्तान को एक ऐसी शख्सियत दी है जिसके नाम पर लोग एतमाद करते हैं, एतबार करते हैं, भरोसा करते हैं, पैसा देते हैं। पहली टेलीथॉन की 5 अरब से ज्यादा आया, दूसरी टेलीथॉन की अरबों रुपए लोग देने को तैयार थे, और आप कहते हैं कि फ्लड के नाम पर सियासत ना करो। कल आपने क्या किया? कल आपने सियासत का एक बदतरीन मिसाल कायम की है कि एक इंसानी काम में, एक ह्यूमैनिटेरियन रिलीफ वर्क में रुकावट डाली गई, चैनल्स को धमकियां दी गई, कभी ऑफ एयर कर देते हैं, कभी नंबर नीचे कर देते हैं, अदालत से रुजू करते हैं, अदालत बहाल करती है, उसको अहमियत नहीं देते। मैं हैरान हूँ। कभी मैं कहता हूँ कि पछताइयत की नई हदों को छू रहे हैं और नई ऐसी रिवायात कायम कर रही हैं। इतना गिरना मैं कभी सोच नहीं सकता था कि हुकूमत इतना भी गिर सकती है। इन्हें पाकिस्तान से, चले इमरान से नहीं सही, तहरीके इंसाफ से नहीं सही, पाकिस्तान से तो मोहब्बत होगी आपको, बिल्कुल तो पाकिस्तानियों के लिए कर रहे हैं। इस पर तहरीके इंसाफ के कारकुनान तो नहीं है। ये जो पैसा इकट्ठा होगा ये सिंध में खर्च होगा, बलूचिस्तान में खर्च होगा, खैबर पख्तूनख्वा में, सही कह रहे हैं शाह साहब, की जनूबी पंजाब के कुछ जिला में। ये क्यों कर रहे हैं ऐसा? बड़ा दुख हुआ। शाह साहब, ये सोचने पर मैं मजबूर हो रहा हूं इस वक्त कि इस डर्टी पॉलिटिक्स में जब इतने ओछे हथकंडे अपना रहे हैं और इस कदर गिर गए हैं, तो खान साहब को तो बड़े खतरात लाक होंगे इस वक्त, क्योंकि वो तो जाहिर सी बात है खान साहब की जान के दुश्मन होंगे। वो चाह रहे हैं किसी तरीके से जेल में डाल दें, किसी तरीके से इनके लिए मुश्किलात खड़ी कर दें, घर में कैदो पाबंद का मुश्किलात से दो चार करें। कौन कौन सी थ्रेट्स हैं इस वक्त इमरान खान साहब को आपकी नजर में? देखिए, खान से ये बहुत खाइफ है। ये जो -1 फॉर्मूला है, ये क्या है? ये खौफ है। ये खौफ इन पर तारी हो चुका है। इमरान की जब मकबूलियत को देखते हैं, अब देखिए 2 रोज पहले हमारा गुजरावाला में जलसा था, मैं खान के साथ था। पहले हम बार रूम में गए, जिस किस्म का वालिहाना इस्तकबाल गुजरावाला के वकला ने दिया, फकीदुल मिसाल था। सच्ची बात है, हम घबराए हुए थे कि थोड़े अरसे में गुजरावाला में दूसरा बड़ा जलसा स्टेडियम में रख दिया गया है, पता नहीं रिस्पॉन्स कैसा होगा। लेकिन जब हम स्टेडियम में दाखिल हुए और हमने देखा खचाखच भरा हुआ,
इससे कहते ना कि एक हौसला बुलंद हुआ कि अल्हम्दुलिल्लाह इमरान खान का बयानिया पाकिस्तान के लोगों के दिलों में बैठ गया है। वो इस शख्स पर एतमाद कर रहे हैं, इस पर भरोसा कर रहे हैं, इसके साथ चलना चाहते हैं। वो इस इम्पोर्टेड हुकूमत के साथ अब नहीं चलना चाहते। उसका वाहिद रास्ता जिसका वो मुतालबा कर रहे हैं वो आईनी और जमहूरी रास्ता है, और वो है नए शफाफ इंतखाबात। अब इनसे हुकूमत चल रही नहीं, महंगाई कंट्रोल कर नहीं पा रहे, मीडिया को दबाकर ये क्या लोगों से इमरान खान को दूर कर सकते हैं? नहीं कर सकते। आपने देखा हर शहर में लोग निकले और इन्होंने -1 फॉर्मूला के खिलाफ आवाज बुलंद की। कौन सा कस्बा था, कौन सा शहर था, एक कॉल पे लोग आए, पुरअमन एहतजाज किया, एक गमला नहीं तोड़ा, किसी की जायदाद को नुकसान नहीं पहुंचाया और अपना इजहार करके घरों को चले गए। इनकी गलत फहमी है कि वो इमरान खान को झुका सकते हैं, दबा सकते हैं। पाकिस्तानी कौम फैसला कर चुकी है, पाकिस्तानी कौम इमरान खान के साथ खड़ी थी। मुझे ये बताइए, आज बोल की अगर सबसे ज्यादा रेटिंग्स आ रही हैं, सबसे ज्यादा मकबूल चैनल बन गया है, तो उसकी बहुत सी वजूहात होंगी। आपकी मेहनत है, आपकी टीम है, आपकी टेक्नोलॉजी होगी, लेकिन आप सही करते दे रहे हैं, आप वो दिखा रहे हैं जो आवाम देखना चाहती है, इसलिए लोग स्विच कर रहे हैं आप चैनल की तरफ। ARY को पहले किया, इनने बंद, फिल्म पे दबाव डाला, फिर आपके साथ ये सारी कहानी। अब बोल के साथ वो करना चाह रहे हैं, लेकिन इस वक्त बोल नंबर 1 पे क्यों पहुंचा है? क्योंकि बोल वो दिखा रहा है जो लोग देखना चाहते हैं, और आज कौम कह रही है बोल को बोलने दो। अल्हम्दुलिल्लाह, थैंक यू सो वेरी मच सर। बहुत बहुत खुशी हुई, आपने अपना कीमती वक्त हमें दिया और आपने अपनी कमेंट्स दिए। यकीनन बोल को बोलने दो, अवाम की आवाज़ है। नंबर 1 चैनल इस वक्त पाकिस्तान में बन चुका है, बट सैडली सच और हक इस वक्त मौजूदा हुक्मरानों को बिल्कुल पसंद नहीं आ रही है, और वो किसी हद तक भी जाने को तैयार हैं कि अवाम की आवाज़ दबा दी जाए। छोड़ो अवाम को क्या चाहिए, छोड़ो पाकिस्तान को क्या चाहिए, छोड़ो सैलाब ज़दगान को क्या चाहिए, वो करो जो हमें चाहिए और जब कब तक ये होता रहेगा। अमीर अब्बास भी हमारे साथ मौजूद हैं, अब्बास शबीर भी हमारे साथ मौजूद है। अब्बास, पहले आपकी तरफ आता हूँ, कौन कौन से और ओछे हथकंडे अब्बास जो ये अपना सकते हैं? डटा हुआ है, जिस तरह बोल टीवी भी डटा हुआ है। इमरान खान का नैरेटिव बड़ा क्लियर है जो इस वक्त सिर्फ बोल के ऊपर चल रहा है, और बोल की मकबूलियत इसी वजह से है। मैं समी इब्राहिम साहब के साथ गुज़िश्ता 1 माह से ट्रैवल कर रहा हूँ, जब से मैंने बोल टीवी ज्वाइन किया है। जो पॉपुलैरिटी बोल टीवी की, समी इब्राहिम साहब की और हमारे सारे एंकर्स की है, क्यों है? क्योंकि हम हक सच के साथ खड़े हैं, और अवाम के अंदर इमरान खान की मकबूलियत डे बाय डे बढ़ती जा रही है। ये लोग इमरान खान से खौफजदा हो चुके हैं। इमरान खान ने 2 टेलीथॉन किए हैं, 1000 अरब रुपया इकट्ठा कर लिया है। ये लोग गुज़िश्ता 15 दिनों से जहाज़ों में फिर रहे हैं। हर जगह जहां पर ये जाते हैं वहां पर पाकिस्तान टेलीविजन का सेटअप लगा होता है। 2-2, 3-3 बार हर दिन ये प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करते हैं, लेकिन अभी तक इन्होंने ये नहीं बताया कि इनको इंडिविजुअली किसी बंदे ने कितनी इमदाद दी है। जो इंटरनेशनल डोनर्स इनको इमदाद दे रहे हैं, ये अपने सहरे ले रहे हैं सारे। मसला ये है कि जो इमदाद दे रहे हैं, अगर ये ले भी रहे हैं तो वो जा कहां रही है ये किसी को नहीं मालूम। I'll come back to you अब्बास, I'll come back to you। अमीर अब्बास को भी गुफ्तगू में शामिल करते हैं। अमीर, आप क्या समझते हैं कि इस वक्त जो करंट पॉलिटिशियंस इक्तिदार में हैं, जैसे ओछे हथकंडे उनकी जानिब से अपनाए जा रहे हैं, बिलो द बेल्ट काम किए जा रहे हैं, मजीद कितना गिरेंगे ये लोग? देखिए, जो फाशिज्म है तला वो कभी सर्वाइव नहीं कर सकता। जो फस्तायत है वो अपनी मौत खुद मरती है। दुनिया में बड़े बड़े डिक्टेटर आए जिन्होंने अपनी मुखालिफिन की आवाज को जलने की कोशिश की। वो सद्दाम हुसैन से लेके, वो मोहम्मद कज़ाफी से लेके, वो ट्यूनिस के ज़ैनुल आबिदीन से लेके, वो पाकिस्तान के अंदर ज़ियाउल हक से लेके, लेकिन आज मेरा ख्याल है उनमें से कोई भी उसका नाम अब नहीं है जो कोशिश करते हैं माशरे में हक और सच की आवाज को बुलंद करने के लिए। अच्छा, मैं इस बहस को भी एक तरफ रख देता हूँ कि हम हक की बात कर रहे हैं या सच की बात कर रहे हैं।
इस बहस को भी एक कर सकते हैं, हो सकता है किसी को एतराज हो कि हम हक की बात नहीं कर रहे। हम जो भी बात कर रहे हैं हमें बात करने का हक हासिल है, ये बुनियादी उसूल है। हमें ये डिफेंसिव होने की जरूरत नहीं है पहला कि हम तो भाई हक की बात कर रहे हैं तो हमें दबाया जा रहा है। भैया हम जो भी बात कर रहे हैं हमें दबाया नहीं जा सकता। ये फ्री डेमोक्रेसी का फंडामेंटल है, फ्री डेमोक्रेसी का। ये फ्री मीडिया एंड फ्री डेमोक्रेसी आर हैंड्स इन ग्लव्स विद ईच अदर। और फ्री मीडिया का तकाजा है कि मैं जो बात करूं मुझे मेरे अवाम को असेस करने दें कि मैं क्या कह रहा हूं, मेरे देखने वालों को असेस करने दें मैं क्या कह रहा हूं। जैसे डेमोक्रेसी के अंदर लोगों की अवामी नुमाइंदों की कारकर्दगी अवाम को असेस करने का हक हासिल होता है कि वो काबिल है, अहल है या नाअहल है, उनको दोबारा मुंतखब करना या नहीं करना। इसी तरह हम जो कह रहे हैं हमें अवाम को असेस करने का हक हासिल है कि हम सही बात कर रहे हैं, गलत बात कर रहे हैं, हमें अपनी बात जारी रखनी चाहिए या लोग हमें मुस्तरद कर रहे हैं। आप ताकत के जरिए से, जबर के जरिए से, अजीब तमाशा यार, रोज 5 घंटे के लिए बंद कर देना बोल, रोज 5, मतलब ये क्या है? इस तरह तो वो एक होती है बनाना रिपब्लिक, बनाना रिपब्लिक बहुत मामूली रिपब्लिक रहेगी। एक होती है पपाया रिपब्लिक। ये तो पपाया रिपब्लिक में भी इस तरह नहीं होता होगा यार जो हमारे साथ हो रहा है। अमीर भाई मुझसे पूछेंगे, मैं बोलूंगा कद्दू रिपब्लिक है ये कद्दू पसंद हो सकता है कद्दू रिपब्लिक। ये तो इन्होंने समझ रखा है कि जैसे आपने कोई घर में या कोई मेन स्विच लगा हुआ है, आप बटन ऑन ऑफ कर रहे हैं, ऑन ऑफ कर रहे हैं, रोज 5 घंटे के लिए ऑफ फिर ऑन कर देते हैं। कोई अदालत नहीं है मुल्क में। राइट अमीर अब्बास, थैंक यू सो वेरी मच। सुबह सुबह आपने अपना कीमती वक्त हमें दिया। यकीनन आपकी राय बहुत अहमियत की हामिल है हमारे लिए। बाद से मैंने मैच भी डिस्कस करना है, ब्रेक भी करीब आ रही है, लेकिन एक बात तो वाज़ेह हो गई है कि ये मौजूदा हुक्मरान, मौजूदा हुकूमत नहीं चाहती कि पाकिस्तान के मसाइल ख़त्म हो, आगे बढ़े, सच का बोल बाला हो, अवामी नुमाइंदगान ताकत में हो, इक़्तिदार में हो। ये चाहते हैं कि जिसकी लाठी उसकी भैंस, बस बदमाशी करनी है, जंगल का कानून पाकिस्तान में राइज करना है और इस जंगल के कानून में वही होगा जो हम चाहेंगे। चाहे कि आप जंगल के शेर भी ना हो, जंगल के गीदड़ ही क्यों ना हो, लेकिन गीदड़ आजकल शेर वाली हरकतें करना चाहता है। खैर आगे बढ़ते हैं। मैच बड़ा अच्छा हुआ गुज़िश्ता रोज। वरीशा, आपने यकीनन मैच देखा होगा रात को। मैच देखा तो था लेकिन बहुत मायूस हुआ मैच में। नहीं बहुत अच्छा मैच हुआ है, मैं बहुत खुश हुआ। मैंने कहा ठीक है, नो प्रॉब्लम, जीतो या हारो। वैसे आप लोग डायलॉग मारते हैं, हारते हैं तो फौरन मायूस। अगर खेल कर जीता जाता तो जैसे उन्होंने पिछले मैचेस भी जीते हैं। नहीं अब्बास शबीर हमारे साथ मौजूद रहेंगे ब्रेक के बाद। वरीशा, मैं आपका शुक्रिया अदा करूंगा, आपने अपना कीमती वक्त हमें दिया, क्योंकि वरीशा आप जानती हैं कि न्यूज़ में ज़्यादातर वक्त गुजारती हैं, लेकिन हमारे प्रोग्राम में आज मेरी गुजारिश पे आ गई, मैं शुक्रगुजार। वर्दा हमें ज्वाइन करेंगे थोड़ी देर बाद। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद डिस्कस करेंगे मैच को। और मैं समझता हूँ खिलाड़ियों ने बहुत अच्छा खेला, लेकिन प्रोड्यूसर साहब कह रहे हैं बहुत बुरा खेला। डिस्कशन इस ब्रेक के बाद। आजकल जिंदगी ही सुबह आउट ऑफ कंट्रोल है, दुनिया बोल है, दुनिया बोल है। वेलकम बैक टू दुनिया बोल है। गुज़िश्ता शब शाम 7 बजे के बाद ही पाकिस्तान की सड़कें सुनसान हो गई थी। तमाम दर पाकिस्तानी अपनी स्क्रीनों से जुड़ गए थे। वजह था फाइनल एशिया कप का, पाकिस्तान वर्सेस श्रीलंका। और जब मैच खत्म हुआ पाकिस्तानी हारे तो फिर लोगों ने बोला यार पाकिस्तान ने बहुत बुरा खेला, लेकिन हकीकत ये मेरी नज़र पाकिस्तान ने बहुत अच्छा खेला। ऐसे कैचेस हमने ड्रॉप किए कि आप तारीख उठा लें क्रिकेट की, कभी ऐसे कैचेस ड्रॉप नहीं हुए होंगे। आप तारीख उठा लें क्रिकेट की, कभी बेहतरीन ऐसी बॉलिंग अटैक कभी नहीं हुआ होगा। हमने बना के दिए कि एक छक्का मारो, दूसरा छक्का मारो, तीसरा चौका मारो, फिर छक्का मारो। बैटिंग की बात है तो हमने तो ऐसे मजे करवाए श्रीलंकन बॉलर्स के कि मैं क्या बात करूं कि हमने लिटरली बोला बोल्ड करो, ओ कैच प्रैक्टिस, ओ एलबीडब्ल्यू प्रैक्टिस। दिस वाज अनबिलीवेबल। इतनी अच्छी परफॉर्मेंस शाहीनों की, लेकिन फिर भी जो है शायकीन क्रिकेट कुछ नाराज हैं। हमारे प्रोड्यूसर साहब भी कह रहे हैं कि टीम ने अच्छा नहीं खेला है। अब्बास शबीर हमारे साथ मौजूद हैं और क्रिकेट के ऊपर बड़ी गहरी नजर है अब्बास की। अब्बास यार इतना अच्छा खेला शाहीनों ने, लेकिन फिर भी लोग कह रहे हैं कि बुरा खेला पाकिस्तानी टीम ने। क्यों कह रहे हैं ऐसा? तला भाई, कल फाइनल की बात आपको बताता हूं कि पाकिस्तान ने इसको फाइनल समझ कर नहीं खेला, सीरियस नहीं थे कल वो फाइनल के लिए। मुझे ऐसा लगता था कि वो फाइनल मैच के लिए प्रिपेयर नहीं है। पिछले टूर्नामेंट की अगर हम बात करें तो इंडिया को हमने हराया, अफगानिस्तान को हराया, ठीक है। इंडिया को हराने के बाद हम समझ रहे हैं कि हमने टूर्नामेंट जीत लिया, क्योंकि हमेशा से इंडिया पाकिस्तान एक बड़ा मैच होता है। आप इंडिया को हरा दें, टूर्नामेंट का फाइनल भी हार जाएं तो कौम जो है वो बर्दाश्त कर लेती है, कौम फिर भी खुश हो जाती है। लेकिन कल एक ऐसा मैच था जो कि हम बहुत आसानी से जीत सकते थे अगर हम इस मैच को थोड़ा सा सीरियस लेते।
उनकी आप कैप्टनसी देखें कि उनके कैप्टन ने किस तरीके से कप्तानी की है, फील्डिंग आप उनकी देखें, हर शोबे के अंदर वो आउट क्लास रहे हैं और हम हर शोबे के अंदर नाकाम रहे हैं। आपने बड़ा ज़बरदस्त कहा कि हम कैच, कितने इजी कैच छोड़ रहे थे, हलवा कैच जिसको हाथ के अंदर कैच आ रहा था और हम उसको ज़मीन पर गिरा रहे थे। श्रीलंकन्स देखें किस तरीके से कैच करके मैच के अंदर वो इन हुए। तो लैक ऑफ परफॉर्मेंस थी कल के मैच में टोटली। मैं एग्री करता हूं आपकी बात से, हम बिल्कुल फाइनल को फाइनल मैच समझकर नहीं खेले, हम तमाम शोबों के अंदर बिल्कुल फारिग कल नजर आए। लेकिन ओवरऑल टूर्नामेंट में हमें टीम को बकअप करना चाहिए, आगे वर्ल्ड कप भी है, हम हौसला नहीं हारते क्योंकि हम कौमी टीम के साथ खड़े हैं, हमारा अपना मुल्क है, हमारी अपनी टीम है। लेकिन इनको अपने जो टेक्निक्स हैं, जो गलतियां हैं, उससे सीखना चाहिए। कब सीखेंगे? ये सीखते ही नहीं है। हर बड़े टूर्नामेंट में देखें, जब भी कोई बड़ा प्लेयर होता है वो बैट कैरी ना करे तो वो बड़ा प्लेयर नहीं कहलाता। बड़ी टीम जब तक फाइनल मैच ना खेले, टूर्नामेंट ना जीते, वो बड़ी टीम नहीं कहलाती, चाहे आप टूर्नामेंट के अंदर सारे मैचेस क्यों नहीं जीत लेते। आप देखें कि साउथ अफ्रीका की आप मिसाल ले लें, कितनी बड़ी टीम है लेकिन कोई बड़ा टूर्नामेंट जीत सकती, इसलिए हम उसको बड़ी टीम नहीं कहते। पाकिस्तान हमेशा से अच्छा खेलती है, प्रेशर के अंदर खेलती है, लेकिन कल देखें, हमें एक तो हम समझते हैं कि यूएई हमारा होम ग्राउंड है, हमें एडवांटेज है वहाँ पे क्राउड की भी, बड़ा अच्छा क्राउड था वहाँ पर हमारे लिए, बड़ा सपोर्टिव क्राउड था, लेकिन हमारी परफॉर्मेंस अच्छी नहीं थी। मैं फिर आपको कहता हूं कि हमारे प्लेयर्स ने सीरियस होके इस मैच को फाइनल समझकर नहीं खेला, इसलिए हम ये मैच हारे हैं। और श्रीलंकन टीम में स्टार्स नहीं थे तला भाई, लेकिन एज अ यूनिट उन्होंने एक टीम समझकर वो मैदान में उतरी और उन्होंने पाकिस्तान को शिकस्त दी। ये फर्क था पाकिस्तान और श्रीलंका दोनों की टीमों के दरमियान। वो कल बड़े टूर्नामेंट, बड़े मैच की टीम साबित हुई और पाकिस्तान में बड़े स्टार थे, हमने कितना उठाया था। बिल्कुल ठीक है, बात है कि हम जो है ना, हम अपने एक मैच में एक प्लेयर परफॉर्मेंस करता है ना, हम उसको उठा देते हैं, इतना उठा देते हैं कि अगले मैच में गिर जाता है। देखिए, आप नसीम शाह, नवाज और शदाब पर भरोसा नहीं कर सकते। हमारे जो टॉप ऑर्डर बैट्समैन है, जो स्पेशलाइज्ड है, उनको परफॉर्मेंस देनी पड़ी थी। रिजवान ने 55 की, उसके बाद आप देख लें कि स्कोर क्या हुआ, फिर आप नीचे लोअर मिडिल के ऊपर डिपेंड करने के ऊपर आ गए, लेकिन वो नाकाम हो गया, जिसकी वजह से कल मैच आ गए। आपने जो है ना सवाल भी उठाया है और जवाब भी दिया है। देखिए, आपने बिल्कुल सही कहा कि श्रीलंकन टीम एक यूनिट की तरह खेली, एक टीम की तरह खेली। हम एक यूनिट, एक टीम नहीं बन सके हैं। इसकी बड़ी सिंपल सी वजह है, बात भी मैं बहुत दफा अपने प्रोग्राम में डिस्कस करता रहा हूँ, पर्ची, नेपोटिज्म, सिफारिश। हमारे खिलाड़ियों को बिल्कुल जाया कर दिया इस चीज ने। क्योंकि क्या होता है कि जब मेरिट का कत्लेआम होता है तो फिर कभी भी अच्छा टैलेंट ऊपर नहीं आता है, वो टैलेंट नीचे से ही गायब हो जाता है। अब आप ये देखिए, शुएब मलिक साहब की जो ट्वीट इस वक्त स्क्रीन पे आ रही है, व्हेन विल वी कम आउट फ्रॉम फ्रेंडशिप, हम दोस्तियों से कब निकलेंगे? ये दोस्तियां किस काम आएंगी? क्या हमारे मुल्क के फायदे में है, मफाद में है, कौमी सलामती के मफाद में है, या फिर नुकसान में है? साथ साथ उन्होंने कहा है लाइकिंग एंड डिसलाइकिंग कल्चर। ये कब तक ये पर्चियां चलती रहेंगी कि ये मेरा फेवरेट है, इसको खिलाओ, ये मेरा फेवरेट नहीं है, इसको नहीं खिलाओ? अल्लाह ऑलवेज हेल्प्स द ऑनेस्ट। हम सच्चे ही नहीं है क्रिकेट के साथ, हम एक खिलवाड़ कर रहे हैं, हम एक जुआ खेल रहे हैं। और मुझे लगता है दुबई के अंदर सट्टेबाज, आपको ही मालूम है कितने सरगर्म होते हैं, उसका ही बड़ा रोल होता है। तो कब सच्चे होंगे क्रिकेट के साथ अब्बास? हम कब तक झूठ बोलेंगे अपने लोगों से? देखिए, हम खुद ही ये सारा कुछ क्रिएट करते हैं। बाबर आजम कैप्टन बने, हमने बाबर आजम कर दी, हमने सारी पावर्स बाबर आजम के हवाले कर दी कि जो बाबर आजम कहेगा वो हम करेंगे। देखें, टीम सिलेक्शन के अंदर आपको एक कॉम्बिनेशन बनाना पड़ता है। पाकिस्तान के अंदर बहुत टैलेंट मौजूद है, हमारे बेंच के ऊपर भी बहुत अच्छे अच्छे लड़के हैं, लेकिन मैं फिर तला भाई आपको वही बात करता हूं, हम एक मैच जीते, हम हीरो बना देते हैं उसको, और हीरो बनाने के बाद वो प्लेयर इतना ओवर कॉन्फिडेंट हो जाता है कि अगले मैच में वो पाकिस्तान को गिरा जाता है। ये बड़ा प्रॉब्लम है पाकिस्तान के साथ। सिलेक्शन जो है वो मेरिट के ऊपर होनी चाहिए। डेफिनेटली रमीज राजा एक खुद बड़ा क्रिकेटर है, बड़ा उसका विजन है क्रिकेट का, वो इन चीजों की तरफ देख रहा होगा, लेकिन आफ्टर ऑल जो टीम मैनेजमेंट ग्राउंड के अंदर होती है, उसने 11 खिलाड़ियों को मैदान के अंदर उतारना होता है, उसने सिलेक्शन करनी होती है कि कौन सा प्लेयर किस टीम के बॉलर के प्रेशर के सामने खड़ा होकर खेल सकेगा। कल हमें ये चीज जहन के अंदर रखनी चाहिए थी कि श्रीलंकन स्पिनर्स जो हैं वो बहुत कमाल की परफॉर्मेंस दे रहे हैं, और हम कल श्रीलंकन स्पिनर्स के साथ हमारी जो कमजोरियां हैं वो खुलकर सामने आ गई। बल्कि पूरे टूर्नामेंट में हमारी जो स्पिनर्स के सामने कमजोरियां थी वो खुलकर सामने आ गई, लेकिन उससे भी हमने कोई सबक नहीं सीखा। फिर वही बात आप वाली के लाइकिंग,
डिसलाइकिंग, पसंद नापसंद, दोस्तियां यारियां, ये मेरा रूममेट है, ये मेरे साथ ज्यादा गपशप करता है, इसको टीम के अंदर डाल दो, इसको मौका दे दो, ये चीजें जब तक खत्म नहीं होंगी। पिछले अदवार के अंदर भी ये चीजें चलती रहती थी, लेकिन उसमें भी मेरिट होता था, अच्छे प्लेयर को मैदान के अंदर उतारा जाता था। फाइनल मैच था, फाइनल मैच में जो फिजिकली जो मॉरली टफ प्लेयर्स थे उनको कल मैदान के अंदर उतारना चाहिए था। हमने डिपेंड किया, हम इंडिया से जीत गए, हम अफगानिस्तान से जीत गए, और कल के मैच के अंदर हम इस तरह लग रहा था हम कोई पूल मैच खेल रहे हैं। हमें हालांकि कल फाइनल को फाइनल समझकर खेलना चाहिए था। हमें एज अ यूनिट कल ग्राउंड के अंदर उतरकर श्रीलंका को फेस करना चाहिए था। श्रीलंका ने सारा कुछ एडॉप्ट किया, उन्होंने हर शोबे के अंदर अच्छी परफॉर्मेंस दी, एज अ यूनिट वो टीम खेली, लेकिन हम वो चीज नहीं कर सके। अब्बास भाई, इंडिया के साथ हमारा मैच था, आखिरी 2 बॉलों पे हमारे फील्डर ने बड़ी प्यारी फील्डिंग करते हुए, एक तो कैच को उसने बाउंड्री बना दिया और दूसरी बाउंड्री मिस फील्डिंग कर दी, बाउंड्री दे दी आखिरी 2 बॉलों पे। मुझे ये बताइएगा कि जब उस खिलाड़ी का रिप्ले दिखाया गया था ना अब्बास भाई, तो वो खिलाड़ी देख रहा था बड़ी स्क्रीन पर कि मेरा रिप्ले दिखाया जा रहा है, और क्राउड ने बड़ा शोर किया था। तो जफर जमान साहब थे हमारे खिलाड़ी, तो फिर उन्होंने क्या किया, उस खिलाड़ी ने अपना रिप्ले देखने के बाद नदामत नहीं की, सॉरी नहीं बोला, हो गया ना, कर लिया। तो ये जो एटीट्यूड था उनके अंदर, इससे वाज़ेह हो जाता है कि हमारी टीम को पहले तो आप दिमागी तौर पर एक टीम बनाइए, उनका एटीट्यूड सही कीजिए, उनको बताइए कि उनके टारगेट्स एक्चुअली हैं क्या। क्या हो गया है कि वो इंडियन प्लेयर्स से शायद इंस्पायर होकर समझते हैं कि उनके टारगेट्स बड़ी बड़ी एडे लेना है, करोड़ों रुपए की मार्केटिंग कैंपेन्स पकड़ना है, और बस ये टीम के साथ जो 2-4 साल चल के एक स्टारडम बना के पैसा बनाना है। क्योंकि खिलाड़ी खेल नहीं रहे हैं, खिलाड़ी कुछ और कर रहे हैं। इन खिलाड़ियों को वापस खिलाने के लिए हमें क्या करना होगा? सरफराज बहुत अच्छे कैप्टन है, नहीं वापस आ रहे, क्यों नहीं वापस आ रहे? वो आ सकते हैं। बाबर की हमने परफॉर्मेंस एज अ कैप्टन बहुत अच्छी नहीं देखी है। अगर एक खिलाड़ी बहुत अच्छा खिलाड़ी हो और एज अ कैप्टन परफॉर्म ना कर रहा हो तो उसको चेंज करना चाहिए। रमीज राजा अकेले क्या पूरी क्रिकेट टीम को सही कर सकते हैं अब्बास? क्योंकि मुझे लग ये रहा है कि उनको भी एक टीम की जरूरत है, वो भी 1 मैन यूनिट बने हुए हैं। बिल्कुल, रमीज राजा अकेले तो कुछ भी नहीं कर सकते तला भाई, लेकिन बात यह है कि सरफराज बहुत अच्छा प्लेयर है, आपने अच्छा पॉइंट आउट किया। असल बात ये होती है कि हम फौरी तौर पर हमारा बहैसियत एक कौम, ये हमारे में एक चीज़ है कि कोई प्लेयर एक मैच के अंदर परफॉर्म कर ले तो हम पिछले प्लेयर जिसने बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दी होती है, कई साल पाकिस्तान की खिदमत की होती है, हम उसको फौरी तौर पर भूल जाते हैं। और यही होता रहा है हमारी क्रिकेट के साथ। एक मैच के अंदर एक प्लेयर अच्छा परफॉर्म नहीं करता, आप उसको बिठा देते हैं, उसकी जगह अगली सीरीज़ में आप देखते हैं कि नया प्लेयर आ जाता है। पता लगता है कि कप्तान ने इसको अप्रोच किया है, कप्तान चाहता है कि इसको खिला लें, मैनेजर टीम का वो कहता है कि इसको खिला लें, कोच कहता है इसको खिला लें, तो अभी तक वो प्रॉपर इत्तेफाक नहीं हो सका। कल के अब्बास, सरफराज मिडिल ऑर्डर में आ सकता है, मिडिल ऑर्डर में लाना चाहिए सरफराज को। देखिए, मैंने 2019 का जो वर्ल्ड कप था, 2017 की जो चैंपियंस ट्रॉफी सरफराज ने जीती थी, सरफराज बहैसियत कैप्टन जो है, बड़ी तनकीद सरफराज पे हुई कि बड़ा सुस्त है, बड़े उसके रीप्लेस बनाए गए, बड़े उसके टिकटॉक बनाए गए, लेकिन बहैसियत कप्तान जो है वो सरफराज एक बहुत अच्छा प्लेयर है, बड़ा डाउन टू अर्थ लड़का है। मैं कहता हूं कि सरफराज को अगर आप कैप्टन नहीं बनाते तो सरफराज को आप स्क्वाड के अंदर रखें, 5वें नंबर पे, 6ठे नंबर पे, 4थे नंबर पे। आपको अच्छे प्लेयर्स की जरूरत है। पहले देखिए शोएब मलिक किसी दौर के अंदर होते थे, आपको पता होता था ठीक है टुक टुक आकर खेलेंगे, लेकिन वो एक विकेट के ऊपर खड़े रहते थे, आपको एक आसरा होता था आखिरी 8-9 विकेट्स तक के, यार अगर शोएब मलिक खड़ा है तो कुछ ना कुछ हो जाएगा। लेकिन तला भाई, आप हमारे पास वो चीज़ नहीं, आपके ओपनर्स चल नहीं रहे। बाबर आजम बिल्कुल ऑफ कलर है, हम बस दुआ ही कर सकते हैं कि बाबर आजम दोबारा से क्लिक करे और किसी बड़े मैच के अंदर परफॉर्मेंस दे, लेकिन वो भी नहीं हो सका। फखर जमान की आप परफॉर्मेंस देख लिया, अब आप रिजवान पे आपने डिपेंड करना शुरू कर दिया। अब अकेला रिजवान क्या कर सकता है? रिजवान के बाद आप फिर अब कहेंगे जी लोअर मिडल शादाब और नवाज करेंगे। यार जिसका काम है वो करे ना। आपने बात की कि प्लेयर कमर्शियल्स के अंदर जाते हैं, ठीक है उनका राइट है, मैं उस पर तनकीद इसलिए नहीं करता हूं कि ये उनका रोजगार है, लेकिन उस रोजगार के साथ साथ आप अपनी क्रिकेट जिसके लिए आप खेल रहे हैं, मुल्क के लिए आप क्रिकेट खेल रहे हैं, आप क्रिकेट बोर्ड आपको बहुत अच्छा पे कर रहा है, आप क्रिकेट को तो कॉन्सेंट्रेशन से खेलें। हम वही बात होती है ना कि हम इंडिया से मैच जीत गए, अफगानिस्तान से मैच जीत गए, ओह बल्ले 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 हमारी हो गई, चलें इसके बाद अब रिलैक्स हो गए। ये रिलैक्स होने का ये नतीजा है कि कल हम श्रीलंका से जीता हुआ मैच, मैं ऑन कार्ड आपको बताऊं कि हमारी टीम ज़्यादा स्ट्रांग थी। कल के मैच में हमें सिर्फ एक पैशन की ज़रूरत थी,
अब्बास भाई मैं एक अच्छी कप्तानी की जरूरत थी। मेरी रिक्वेस्ट है आप भी रिलैक्स हो जाए और अब से आप नहीं कर सके। आप भी अब्बास भाई थोड़ा सा रिलैक्स ठंडा पानी वगैरह पिए, क्योंकि देखिए हमारी टीम ने बहुत अच्छा खेला है। आप भी अब ये बोलना शुरू हो जाए, हमारी टीम ने बहुत अच्छा खेला है, बेस्ट कैचेस ड्रॉप की है, बेस्ट बॉल्स बना के दी है श्रीलंकन टीम को छक्के मारने के लिए। ऐसी परफॉर्मेंस शाइन होगी हमने शायद पहले कभी नहीं देखी। थैंक यू सो मच अब्बास भाई, आपने में ज्वाइन किया, अपना कीमती तज्जिया किया। यकीनन क्रिकेट की दुनिया में आपका तज्जिया बड़ी इंपॉर्टेंस रखता है, और जैसा कि आपने कहा वक्त आ गया है कि अब जो है ना सरफराज जैसे खिलाड़ियों को देखा जाए, वापस लाया जाए, और यकीनन जो टैलेंट है उसको प्रमोट किया जाए। पर्ची, नेपोटिज्म, सिफारिश बंद कर दो प्लीज। क्रिकेट को तो माफ कर दो यार, बाकी तो स्कॉश चैंपियन, स्नूकर चैंपियन, हॉकी चैंपियन गए दफन कर दिया आपने क्रिकेट की वजह से। अब क्रिकेट में तो नेपोटिज्म खत्म कर दो, अल्लाह करे ऐसा हो। आगे बढ़ते हैं। अच्छा, दुबई के मैदान से एक और बड़ी खबर यह है कि पाकिस्तान और भारत का मुकाबला होने जा रहा है। क्रिकेट के ग्राउंड में तो आपने मुकाबला देखा है, अब होने जा रहा है ये MMA रिंग के अंदर। जी हाँ, बहुत बड़ी फाइट होने वाली है दुबई के शहर में। ये फाइट हो रही है बेयर नकल्स कॉम्बैट के प्लेटफॉर्म के अंदर, जहां पर पाकिस्तानी फाइटर अब्दुल्ला चांडियो मुकाबला करेंगे भारतीय फाइटर का, जो कि बहुत एक बड़ा मैच होने जा रहा है, बाउट होने जा रही है, जिसके लिए हम देख रहे हैं कि पाकिस्तानी फाइटर को दुबई में कैंप भी करवाया जा रहा है, तैयारी भी करवाई जा रही है, और बहुत बड़ी फाइट एक्सपेक्टेड है। और हम जानते हैं अब्दुल्ला चांडियो पाकिस्तान के बड़े मशहूर चांडियो फैमिली से बिलोंग करते हैं, जिससे पहले शकील चांडियो, जमील चांडियो जैसे फाइटर्स प्रोड्यूस किए हैं, तो इसीलिए उनकी लेगेसी ये थर्ड जनरेशन फाइटर हैं, तो यकीनन इनकी लेगेसी बहुत बड़ी है। और ये सब दुबई में कैंप भी कर रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं। ये एक्सपोजर मिलना हमारे खिलाड़ियों को कि वो इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म्स पे जाएं, कैंप करें, तैयारी करें, इंटरनेशनल ट्रेनर्स के साथ ट्रेनिंग करें, उनकी टेक्निक्स देखें। इस वक्त अब्दुल्ला का दुबई में कैंप जारी, और आप ये फुटेजेस देख सकते हैं कि वो इंडियन फाइटर के साथ मुकाबले की तैयारी कर रहे हैं, और बहुत सीरियस ट्रेनिंग हो रही है वहां पे इस वक्त। वहां के ट्रेनर्स जो होते हैं क्योंकि सर्टिफाइड होते हैं, इंटरनेशनल होते हैं, तो अब्दुल्ला चांडियो इस वक्त हमारे साथ लाइन पर भी मौजूद है। अब्दुल्ला, वेलकम टू दुनिया बोल है, मैं देख रहा हूँ बड़ी तैयारी हो रही है, बड़े एक्साइटेड हैं। कितने दिन रह गए हैं फाइट में, और कहां तक पहुंची है आपकी ट्रेनिंग? जी थैंक यू सो मच तला भाई। तला भाई क्या हाल है, कैसे हैं आप? ऑल वेल, आप बताइए। तला भाई मेरी गुड तला भाई मेरी फाइट को 25 डेज रह गए हैं। जैसे कि आपको पता 2.5 महीने का कैंप था बीके की तरफ से, तो बड़ा अच्छा कैंप गुजरा मेरा, और एंजॉय किया ट्रेनिंग को, और अच्छी ट्रेनिंग जारी है, और मेरा लेवल यहाँ पर बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। तो आप लुक्स भी देख रहे होंगे, लुक्स चेंज हो गए थोड़ा सा ना, तो बहुत ज़्यादा रेडी है इस फाइट के लिए। कितना जरूरी होता है फाइटर के लिए अब्दुल्ला ये इंटरनेशनल कैंप्स में ट्रेनिंग लेना और ये एक्सपोजर हासिल करना? आपने पूरी जिंदगी पाकिस्तान में ट्रेनिंग की और अब आप दुबई में इतना बड़ा कैंप कर रहे हैं, क्या डिफरेंस फील हुआ अब्दुल्ला? बहुत चेंजेस हैं यहाँ पर, मतलब कि आप आते हैं, मतलब अपनी कंट्री छोड़ के कहीं और आते हैं, तो आपको डिफरेंट लेवल के डिफरेंट फाइटर्स मिलते हैं। अभी मैं जिनके साथ ट्रेनिंग कर रहा हूँ वो ज़्यादातर वर्ल्ड चैंपियंस हैं, मतलब अलग अलग ऑर्गेनाइजेशंस के, जिनका मैं नाम नहीं ले सकता अभी, लेकिन वो सारे वर्ल्ड चैंपियंस हैं। मैं भी यहाँ अपने BKK में ट्रेनिंग कर रहा हूँ, तो इसी हिसाब से मतलब मैं जब 5-6 वर्ल्ड चैंपियंस के बीच में ट्रेनिंग करूंगा तो मेरा गेम और इम्प्रूव होगा। इंडियन फाइटर जिससे आपका मुकाबला है, क्या लग रहा है आपको? टक्कर का मुकाबला है, उनकी ट्रेनिंग भी वहां पर जारी है इस वक्त दुबई में? जी उनका कैंप भी जारी है दुबई में ही। वो तो है, मुश्किल कैंप लग रहा है, मुश्किल फाइटर लग रहा है, आसान फाइट लग रही है अब्दुल्ला? देखें इजी फाइट तो कोई भी नहीं होती ना, और BKK आपको पता है बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है, तो ये कभी भी इजी फाइट आपको नहीं देगी। जितना बड़ा प्लेटफॉर्म होगा जो आपको इतना बड़ा कैंप देगा, तो मतलब टफ फाइट होगी। मैं फाइट एक वर्ल्ड चैंपियन से कर रहा हूँ, तो वो किक बॉक्सिंग में उसकी इतनी आपने सुना है कि फाइट्स हैं, तो मुझसे ज़्यादा फाइट्स हैं, तो उसके लिए वो भी कॉम्पीट कर रहा है, मैं भी कॉम्पीट कर रहा हूँ, और उसकी तैयारी भी बहुत ज़्यादा चल रही है। और BKK के बारे में बताइए, वहाँ पे जो इक्विपमेंट, जो सामान, जो पैरेटस, जो रिंग्स, जो चीज़ें इस्तेमाल की जाती हैं, मैंने फुटेजेस में देखा था आप एक बर्फ़ वाली बाल्टी में भी उतर रहे थे। यकीनन कायरो चेम्बर्स दुनिया में बड़े आम हो गए हैं, और हर कोई जो है ना वो -3 पे अपनी बॉडी को ले जाना चाहता है रिकवरी के लिए, तो कैसा लगा था आपको? बहुत शॉकिंग था मेरे लिए, क्योंकि फॉर द फर्स्ट टाइम मैंने लिया था। आइस बात तो मैं लेता रहता था, लेकिन -8 से नीचे -5 मारा तो बड़ा मुझे अच्छा फील हुआ। देखिए BKK ऑर्गेनाइजेशन ऐसी है जो आपको पता हर चीज़ सहूलत के लिए ऑर्गेनाइज कर रही है आपके लिए। मेरी डाइट से लेके मेरा अच्छा बहुत ज़्यादा ख्याल रखे, मतलब ऐसी ऑर्गेनाइजेशन पाकिस्तान में क्या मतलब कहीं भी नहीं थी, मैंने पाकिस्तान में कभी नहीं देखा था। ये वर्ल्ड में पहली ऑर्गेनाइजेशन है जो आपको खुद कैंप दे रही है। यकीनन। और अब्दुल्ला, ऐसे कितने फाइटर्स तुम्हारी नजर में अब पाकिस्तान में होंगे जिनको यार अगर ये कैंप मिल जाता तो वो कहां से कहां पहुंच जाते? ये अपॉर्चुनिटी हमारे पाकिस्तान में टैलेंट की बहुत कदर नहीं है। हमारे यहाँ इतने टैलेंटेड फाइटर्स हैं, जो मेरे सीनियर्स हैं गुजरे, मेरे कोच रिजवान खान, सर जमील अहमद चांडियो, बाकी हाजिक चांडियो, जितने भी फाइटर्स हैं हमारे,
तो इनको कैंप नहीं मिले जब ये अपने पीक में थे। अब्दुल्ला, ये मेरे प्रोड्यूसर साहब पूछ रहे हैं, आपने अपने साथ किसी को बिठाया हुआ है, इनका तारुफ कराइए, आपने खामोश तमाशाई बनाया हुआ है किसी को? ये मेरे मैनेजर हैं अजीम भाई, इनका बिग रोल है मेरे को यहाँ बुलाने में, और सब कुछ इन्होंने ही किया है। इन्होंने मतलब बोला कि इसको कैंप दो, पाकिस्तान वर्सेस इंडिया का ऑर्गेनाइजेशन में इन्हीं का आइडिया था, मतलब बैकबोन है बीकेके की ये। ग्रेट, हम शुक्रगुजार हैं अजीम भाई से। मेरी रिक्वेस्ट होगी कि वो और भी फाइटर्स को पाकिस्तान से इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म्स पे लेकर जाएं, क्योंकि हमारे यहाँ बड़े बेहतरीन हाई ग्रेड फाइटर्स हैं, बड़ी तैयारी उनकी बेहतरीन है, लेकिन बस मौके की कमी होती है, मौका उनको मिलना चाहिए। अब्दुल्ला, कोई एक ऐसी चीज बताओ जो आपने इस कैंप से सीखी हो, जो आपको लगता है कि मैं वापस आके अपने सारे फाइटर्स को पाकिस्तान में सिखाऊंगा, और ये बहुत जरूरी चीज थी जो हम मिस कर रहे थे? मैंने अपने कैंप में एक चीज नहीं सीखी, बहुत सी चीजें सीखी। तो एक बता, मतलब कि हमें अपना पूरा प्रॉपर 2 महीने का चार्ट के साथ चलना पड़ता है। ये नहीं कि मतलब हम क्लीन डाइट नहीं खा रहे, वेट कट नहीं है अगर तो हम क्लीन डाइट नहीं खाएंगे, बस हम ट्रेनिंग करेंगे। मतलब आपको प्रॉपर सोना पड़ता है, टाइम पे उठना पड़ता है, मॉर्निंग में ट्रेनिंग होती है, और मैं ट्रेनिंग दिन में 3 दफा कर रहा हूँ। कितने घंटे यानी दिन में? तो सुबह 3 आवर्स, शाम को 3 आवर्स और रात को 3 आवर्स, 9 आवर्स। तो फिर आप वैसे खाने में क्या खा रहे हैं आजकल इतनी ट्रेनिंग करने के लिए? खाने में अभी मैं वैसे अभी स्मूदी पी रहा था आपके सामने ही, आपको दिखाता हूँ मैं। मतलब ये 9 घंटों की ट्रेनिंग के लिए तो डाइट भी बड़ी सीरियस होनी चाहिए ना भाई? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, मतलब कि आपका इंटेंस वर्कआउट है तो उसी हिसाब से आपके कोच आपको डाइट भी देते हैं। ग्रेट ग्रेट, बहुत बहुत शुक्रिया अब्दुल्ला चांडी और नदील आपके साथ मौजूद है। पूरी कौम की दुआएं अब्दुल्ला आपके साथ हैं, आपकी टीम के साथ हैं, टीम पाकिस्तान के साथ हैं। बेयर नकल कॉम्बैट का ये इवेंट होने जा रहा है दुबई में, 25 दिन बाकी हैं। पाकिस्तान में मुकाबला भारत, शकील चांडियो के बेटे अब्दुल्ला चांडियो मुकाबला करेंगे भारत का। यकीनन बहुत बड़ा नाम है चांडियो फैमिली का, जब भी फाइटिंग की बात है, बॉक्सिंग की बात है, किक बॉक्सिंग की, MMA की। अब देखना यह है कि कितना प्रमोट किया जाएगा पाकिस्तानी खिलाड़ियों को, क्योंकि यकीनन मेरी बड़ी देरीना ख्वाहिश होती है कि पाकिस्तान में टैलेंट बहुत है, कदर नहीं है। इस टैलेंट को बाहर लेकर जाओ, इस टैलेंट को वो प्लेटफॉर्म दो जो इसे चाहिए। जब तक खिलाड़ी अकेला प्रैक्टिस करता रहे, अकेला खेलता रहे, तो वो इतना आगे नहीं बढ़ता। जब वो इंटरनेशनल मुकाबलों में जाता है और बड़े बड़े लेवल के खिलाड़ियों के साथ खेलता है तो उसकी गेम में इंप्रूवमेंट आती है, बहुत कुछ वो सीखता है। इसीलिए बहुत जरूरी था कि अब जब दुनिया कॉम्बैट स्पोर्ट्स की तरफ जा रही है, दुनिया भर में हम देख रहे हैं UFC के साथ साथ जो है बहुत सारे फाइटिंग प्लेटफॉर्म्स आ चुके हैं जो दुनिया में मशहूर हो गए हैं। वन है, ग्लोरी है, बहुत कुछ है, लेकिन पाकिस्तान में ये टैलेंट मौजूद है। लेकिन क्या होता है कि इसकी तैयारी में बहुत पैसा लगता है, इनकी डाइट पे बहुत पैसा लगता है, इनके कैंप पे बहुत पैसा लगता है, लेकिन स्पॉन्सर इनको नहीं मिलता। क्योंकि जाहिर बात है, जब साल में 400-500 करोड़ रुपए क्रिकेट ले जाएगा तो किसी और खेल को क्या स्पॉन्सर मिलेगा, जिसकी वजह से ये खिलाड़ी बड़ी मुश्किल हालात में ऊपर आते हैं और फिर कोई इनका हाथ पकड़ लेता है। अजीम भाई जिस तरह अब्दुल्ला चांडियो के साथ थे, उन्होंने उनकी मदद की, उनकी गाइड किया उनको, और उनको दुबई बुलाया BKK में, उनको स्पॉन्सर करवाया, उनको कैंप दिलवाया, उनको फाइनेंशियल प्रॉब्लम सॉल्व करवाए और एक्सपोजर मिला। जब इंटरनेशनल फ्रंट पे जाके खिलाड़ी को एक्सपोजर मिलता है तभी वो इंटरनेशनल खिलाड़ियों का मुकाबला करने के लायक बनता है। लेकिन सैडली हमारे यहाँ फाइटर्स बहुत धक्के खाते हैं। मुझे आज तक याद है अहमद मुश्तबा, जिन्होंने इंडिया के एक पहले भी फाइटर को हराया था इंटरनेशनल फ्रंट पे, वो भी एक प्राइवेट इंडिविजुअल की मदद से वहां तक पहुंचे थे। अगर वो फाइनेंसिंग नहीं मिलती, वो सपोर्ट नहीं मिलती, तो वो कभी वहां नहीं पहुंच पाते। हमारे यहाँ ऐसे फाइटर्स हैं जो इंडिया क्या दुनिया के बेहतरीन फाइटर्स को हरा सकते हैं, लेकिन सैडली उनको कोई हाथ नहीं पकड़ता, कोई उनकी मदद नहीं करता। तो मेरी दुआ है, उम्मीद है, ये सेगमेंट करने का मकसद मेरा यही होता है कि पाकिस्तान के टैलेंट को आप सपोर्ट करें, क्योंकि ये अगर मशहूर होंगे, ये अगर पाकिस्तान का सबसे लाली परचम लहराएंगे दुनिया के प्लेटफॉर्म्स पे दुनिया भर में, तो हमारा ही सीना चौड़ा होगा, हमें ही खुशी होगी, हमें ही मालूम पड़ेगा कि यार ये है पाकिस्तानी टैलेंट जिसको मौका मिलना चाहिए था, मौका मिला और इसने प्रूव कर दिखाया कि कितना काबिल है। खैर, एक ब्रेक के बाद प्रोग्राम जारी रहेगा, और भी डिस्कशंस होंगी इंटरेस्टिंग टॉपिक्स के ऊपर, कहीं मत जाएगा, देखते रहिए दुनिया बोल है। आजकल जिंदगी ही सुबह आउट ऑफ कंट्रोल है, दुनिया बोल है, तेरी दुनिया बोल है। वेलकम बैक टू दुनिया बोल है। और यकीन आज मुल्क में यौम सोग भी मनाया जा रहा है हुकूमत के कहने पर, क्योंकि मलका एलिजाबेथ के इंतकाल पर आज सोग का ऐलान किया गया हुकूमत की जाने से। पाकिस्तान का कौमी परचम सरनगू रहेगा। वज़ारत ख़ारजा की सिफारिश पर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने मलका एलिजाबेथ दोम के इंतकाल पर आज मुल्क भर में यौम सोग मनाने की मंजूरी दी थी, जिसके बाद कौमी असम्बली की इमारत समेत तमाम सरकारी इमारतों पर आज परचम हमारा सरनगू रहेगा। दूसरी तरफ लंदन में भी
सो की फ़ज़ा। लेकिन इससे पहले आई गो टू लंदन में एक चीज़ और यहाँ ऐड करना चाहूँगा कि मल्का बरतानिया को ये क्रेडिट भी जाता है कि पाकिस्तान में जितने बड़े बड़े स्ट्रक्चर्स हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर की जो डेवलपमेंट है वो मल्का बरतानिया के दौर में ही हुई है, क्योंकि जब से अंग्रेज़ गए उसके बाद पाकिस्तानी हुक्मरानों ने तो कोई डेवलपमेंट की नहीं, ये बस ये गोरों का ही काम था कि पाकिस्तान में बेहतरी थी। खैर अमजद अली सैयद साहब हमें ज्वाइन कर रहे हैं, हमारे मुआशियात हैं यूके से हमें ज्वाइन कर रहे हैं, क्योंकि वहाँ से खबर ये आ रही है कि जिस जिस नोट पर मल्का बरतानिया की तस्वीर आवेज़ा थी वो नोट होने वाला है एक्सपायर। तो वहाँ पे रहने वाले लोग इस वक्त बड़े परेशान हैं कि किस तरीके से हम ये नोट जो हैं वो चेंज कराएं। लेकिन मैं ये सोचने पर मजबूर हूँ अमजद साहब, एक तो वेलकम टू दुनिया बोल है अमजद अली सैयद साहब, लेकिन मैं ये सोचने पर मजबूर हूँ कि दुनिया भर में भी तो बहुत सारी करेंसी सर्कुलेशन में होगी जिसमें मल्का बरतानिया की तस्वीर बनी भी होगी, तो उनको तो चेंज कराने में टाइम लग जाएगा। क्या सूरत हाल है, प्लीज़ हमें अपडेट कीजिएगा सैयद बादशाह। थैंक यू वेरी मच कहना आपने मुझे अपने प्रोग्राम में लाइव लिया, थैंक यू वेरी मच। देखिए बात यह है कि जब भी इस मुल्क में नया बादशाह मुंतखब होते हैं तो वो 5-6 चीज़ें ऐसी होती हैं जो वो बादशाह अपने वक्त में अपने बादशाहत को प्रूव करने की नहीं करते हैं। सब में बड़ी चीज़ जो आती हैं वो ये होती हैं कि जो एक नेशनल स्टैम्प होता है, जिसे आप स्टैम्प कहते हैं, पोस्टल स्टैम्प कहते हैं, उस पर बादशाह की जो शक्ल जो होती है यानी कि तस्वीर जो है वो चेंज हो जाती है। दूसरी जो चीज़ आती है वो ये है कि जितने भी करेंसी के नोट जिस पे के पिछले बादशाह की तस्वीर होती है उसको तब्दील करके नए बादशाह की जो है तस्वीर लगाई जाती है, जिससे ये साबित होता है कि इस वक्त इस मुल्क का बादशाह जो है ये प्रिंस चार्ल्स 3 है। देखिए बात यह है कि प्रिंस चार्ल्स 3 इस वक्त ना सिर्फ बरतानिया के बल्कि इसके अलावा बरतानिया के अलावा 12 डिफरेंट ममालिक के जो है डायरेक्टली इनडायरेक्टली सब, जैसे कि आप देखें कनाडा हो गया, ऑस्ट्रेलिया हो गया, इसके अलावा जमैका हो गया, स्कॉटलैंड हो गया, कॉमनवेल्थ के सारे नेशंस, तो जिन जिन ममालिक में ये इनके अंडर आते हैं उन सारी की करेंसी के नोट पे मल्का की तस्वीर थी। अब वो चेंज होके जो है प्रिंस चार्ल्स की तस्वीर पे जो है ना वो उनके लिए साबित कर दी जाएगी। इस वक्त बैंक ऑफ इंग्लैंड ने जो है ना अभी तक जो है ना इसकी जो डेट अनाउंस नहीं करी है, और ये डेट अनाउंस होती है जबकि ना इस वक्त जो मॉर्निंग पीरियड जो होता है साहब का मल्का का वो ख़त्म होता है 70 दिन के बाद। उस वक्त बैंक ऑफ इंग्लैंड जो होता है वो बताता है कि ये हम 1 महीने 2 महीने में जो है इन करेंसी नोट को चेंज करें। अब सूरत हाल ये है कि जब ये अनाउंस हो जाएगा इस वक्त करेंसी जो है वो विद इन फ्यू मंथ टाइम जो है न्यू करेंसी जो है वो प्रिंट होना शुरू हो जाएगी। बहुत सारे ममालिक जैसे कि पाकिस्तान और एशिया के दूसरे ममालिक में जिसमें बहुत सारे लोग जो होते हैं जो करेंसी को होल्ड करते हैं या मार्केट से उठा के उसमें डिफरेंट गेम प्ले करते हैं। अब उनके लिए मसला ये है कि चूंकि उन्होंने इलीगल तरीके से मार्केट से या ब्लैक मार्केट से वो लोग अपने इलीगल कामों को जो है जो मनी होती है उसको फॉरेन करेंसी में करते हैं और वो फिर स्टॉक करते हैं। अब ये है कि चूंकि उन लोगों के लिए उन करेंसी नोटों को दोबारा मार्केट में लाना मुश्किल इसलिए हो जाएगा कि इतनी बड़ी तादाद में जब वो बैंक के पास या किसी के पास लाएंगे तो सब में पहला सवाल होता है कि इतनी बड़ी मिकदार में आपके पास करेंसी कहाँ से आई। दूसरी बात यह है कि जब नोट चेंज हो जाते हैं, तस्वीर चेंज हो जाती है, तो उसका सब में बड़ा जो वैल्यू जो होती है ब्लैक यानी कि जो लोकल मार्केट होती है उसमें उसकी वैल्यू नहीं रहती है, क्योंकि हर आदमी जो है नया नोट लेता है। इसके अलावा आप इतनी बड़ी तादाद में नोटों को आप पाकिस्तान के स्टेट बैंक में जमा नहीं करा सकते। सिर्फ स्टेट बैंक ही जिसके पास बरतानिया के या दूसरे कैनेडियन डॉलर या दूसरे ममालिक के नोट होंगे वो ही कंट्री टू कंट्री उन नोटों को चेंज। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, जैसे ही नए नोट आएंगे पुराने नोट कैंसिल हो जाएंगे। हाँ, वो रिप्लेस बाय द बैंक होंगे। जो यहाँ के जितने भी बैंक होंगे वो आपसे बोलेंगे कि आप हमें वो बैंक दे दें, नोट दे दें, और उसके बदले में ना सिर्फ नोट बल्कि जो सिक्का होता है जिस पे मलका की पुरानी मलका की तस्वीर थी वो चेंज होके जो है नए बादशाह की जो है ना तस्वीर हो जाती है। और वो उसकी तस्वीर का जो रूप, जैसा कि इस वक्त जो मलका की तस्वीर जो है नोटों पे और सिक्कों पे जो है वो राइट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड पे प्रिंस चार्ल्स की जो तस्वीर लगेगी वो राइट हैंड साइड पे उसका फेस जो है शो हो रहा होगा। तो ये बहुत बड़ा जो है एक सिक्योरिटी जो होता है वो होता है कि और इनका जो एक निज़ाम ऐसा है कि हमें इस तरीके से नए बादशाह की जो पावर और अथॉरिटी को दुनिया में साबित करना है। माहिर मुआशियात हमारे साथ मौजूद थे, बरतानिया से हमें ज्वाइन किया इन्होंने अमजद अली सैयद साहब। थैंक यू सो वेरी मच, प्रेशियस टाइम।
और आपने वाजे कर दिया कि अब बैंक ऑफ इंग्लैंड 1-2 महीने का टाइम देगा, जिसके बाद पुराने नोट कैंसिल होंगे, नए नोट मार्केट में जारी कर दिए जाएंगे। लेकिन मैं ये सोचने पर मजबूर हूँ कि पाकिस्तान में, क्योंकि हम जानते हैं हमारी इनफॉर्मल इकोनॉमी हमारी फॉर्मल इकोनॉमी से 4-5 गुना बड़ी है, तो इतना पैसा जो काला धन छुपा हुआ रखा है लोगों की बेसमेंटों में, तिजोरियों में, बैंक लॉकर में, खासतौर पर जो पाउंड्स रखे हुए हैं जिन पे मलका बरतानिया की तस्वीर आवेजा हैं, तो उनको वो करेंसी अब वहां से निकालनी होगी, चेंज करानी होगी स्टेट बैंक के थ्रू। होगी बड़ी मुश्किलात। मशवरा मेरा ये अगले 2 महीनों में घूम के आइए, खर्च करके आ जाइए, कहीं ज़ाया ना हो जाए। खैर आगे बढ़ते हैं। हमें ज्वाइन करें स्टूडियो में, किसी तारुफ के मोहताज नहीं है, बहुत बड़े हकीम हैं हमारे साथ मौजूद है, हकीम शाह नज़ीर साहब। थैंक यू सो वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग अस। हकीम साहब, एक बड़ा मसला पाकिस्तान में यह आ गया है कि सैलाब मुतासरीन खुले आसमान तले बैठे हैं, पानी हर जगह खड़ा हुआ है, उस पानी की वजह से मच्छरों की बहुतात, ना अंदाजा कीजिए। मैंने वो हवा में ट्विस्टर्स चल रहे होते हैं, 7-7, 8-8 मच्छरों के यूं ट्विस्टर्स चल रहे थे। इट वाज अनबिलीवेबल। ऐसा मंजर मैंने अपनी जिंदगी में कभी पाकिस्तान में नहीं देखा जो सिंध में देखा मैंने मच्छरों के हवाले से। और वो कोई छोटा मच्छर नहीं है, वो 1-1 सेंटीमीटर का मच्छर है, अंदाजा कीजिए। और जो लोग खुले आसमान तले बैठे हैं, अल्लाह रहम फरमाए, 1 करोड़ के करीब लोग सिंध में खुले आसमान तले बैठे हैं, उनको 3 वक्त की रोटी मुश्किल से मुयसर आ रही है। कहाँ ये मच्छरदानी दे पाएंगे हुक्मरान? शाह साहब कोई आसान उसका दीजिएगा। मसला ये है कि एक तो आप माशाल्लाह से इतने वेल इक्विप्ड हैं, वेल रिसर्च्ड हैं, आप इतनी सारी चीज़ें ले आते हैं, उनके लिए ढूंढना मुश्किल हो जाएंगी इस वक्त। तला भाई बहुत शुक्रिया आपका। तला भाई एक चीज़ मैं बताऊं आपको कि जिस तरीके से अभी आपने बारिश की सिचुएशन बताई है, सैलाब की बताई है, मच्छरों की, मक्खियों की भी है। ज़ाहिर बात है, मक्खियाँ जब एक इंसान के ऊपर से उड़ती हैं तो दूसरे इंसान पे जाती हैं, वहाँ के जरासीम भी लेके जाती हैं साथ में। और जो मच्छरों की बात की है कि इसमें 1-1 सेंटीमीटर के मच्छर हैं, जब वो मच्छर काटते हैं ना तो वो ठीक ठाक काटते हैं फिर। तो उसमें ये है कि जब बुखार आ रहा है, आजकल आपने देखा होगा बुखार आ रहा है, 3-3 दिन चल रहा है और कभी बुखार उतर रहा है, फिर सर्दी लग रही है, फिर बुखार हो रहा है, 2 कदम चलते हैं फिर टांगे कांपने लग जाती हैं और बुखार शुरू हो जाता है। तो डेंगू और मलेरिया ये बहुत ज़्यादा फैला हुआ है, बहुत ज़्यादा एहतियात कीजिएगा। आजकल मीठे आए हुए हैं। जी हाँ, मीठे, 1 मीठा रोज़ाना खाया करें, जो कि आपके बुखार के लिए, मलेरिया के लिए बहुत बेहतरीन है। ये थोड़ा सा कड़वा लगेगा, लेकिन उन कड़वी चीज़ों से, उन कड़वी तकलीफ़ों से गुजरने से बच जाएंगे आप। और दूसरा, जिनको बुखार हो गया है वो क्या करें बुखार उतारने के लिए? और एक बात याद रखिएगा कि अगर आपकी तबीयत में थोड़ी सी चेंजिंग्स आती हैं, बुखार होता है, तो प्लीज़ सबसे पहले तरजीह ये है कि करीबी मोहल्ले के किसी अच्छे डॉक्टर को दिखा दें। मैं ये नहीं कहूँगा कि किसी बड़े हॉस्पिटल में जाएं, सेल्फ मेडिकेशन से गुरेज करें, क्योंकि आजकल तकलीफ़ें बता के नहीं आती हैं और बड़ी तकलीफ़ें लेकर आ जाती हैं। बंदा समझता है छोटा सा मर्ज है बुखार, लेकिन वो बहुत बड़ा इम्पैक्ट कर जाता है। जी बिल्कुल। ये 3 जड़ी बूटियाँ मैं लेकर आया हूँ। मैं गुलो की लकड़ी, अजवाइन और मक्कोदाना। गिलो की लकड़ी, अजवाइन और मक्कोदाना, ये तीनों आपने आधी चम्मच लेके ऐसे 1.25 कप पानी में डालेंगे आप। अगर मैं ये यहाँ कर यूँ नज़र आ जाएगा, ठीक। ऐसे 1.25 कप पानी में आधी चम्मच अजवाइन, आधी चम्मच गिलो की लकड़ी और आधी चम्मच मक्कोदाना ऐसे डाल के इसे उबाल लें, कहवा बन जाएगा। 1 कप सुबह, 1 कप शाम पिएं। फ़ायदा पहले ही दिन हो जाएगा। सिर्फ 3 दिन पीना है, उसके बाद ज़रूरत नहीं है। आपका बुखार वगैरह सब उतर जाएगा। मौसमी बुखार हो, एक चोर बुखार होता है जो हड्डियों का बुखार कहलाता है, ये उसको भी ख़त्म करती है ये। और हाथ पांव जल रहे होते हैं, आधे घंटे बाद फिर बुखार हो जाता है, 1 घंटे बाद फिर बुखार फील होने शुरू हो जाता है, ये चीज़ आपकी कवर हो जाएगी। अगर आप देखें कि 3 दिन में आपकी तबीयत बिल्कुल बेहतर नहीं हो रही, तो प्लीज़ फौरी तौर पर अपने करीबी डॉक्टर को दिखाएँ, ताकि आपके कुछ टेस्ट हो जाएँ क्या रीज़न हो रही है। बहुत ज़रूरी है। लेकिन ये तीनों चीज़ें आपको सस्ती हैं, आपको 10-10 रुपए की मिल जाएंगी हर पंसार की दुकान पे। ये वाहिद चीज़ें जो सस्ती होती हैं। अजवाइन, मक्कोदाना और गिलो की लकड़ी। कावा पिएं इसका। कावा पिएं, इसका कहवा बना के 1 कप सुबह, 1 कप शाम पिएं। अगर आपको कोई भी चीज़ नहीं मिलती है, आपको काली किशमिश मिल जाएगी पंसारी की दुकान पे या ड्राई फ्रूट वालों से, वो आप एक 50 ग्राम ले लें। 50 ग्राम 20-25 रुपए का मिल जाएगा आपको। उसके 5 दाने 1.25 कप पानी में डालें और जोश दे दें, उबाल लें। उबाल के फिर इसको उतार के नीम गर्म 1 कप सुबह, 1 कप शाम पिएं। ये आपका गला भी बेहतर करेगी,
सीने पे बलगम आ रहा हो उसको भी ठीक करेगी, सर दर्द को भी ख़त्म करेगी, गला अगर ख़राब रहता हो जिसकी वजह से बुखार सा रहता हो ये उसको भी ठीक करेगी। काली किशमिश, नज़ला जुकाम खांसी बड़ा आया हुआ है बहुत ज़्यादा है, उसके लिए भी कोई देना कुछ? देखें नज़ला जुकाम खांसी अगर बहुत ज़्यादा आया हुआ हो, आपको फ्लू बह रहा है, पानी की तरह नाक बह रही है, छींकें आ रही हैं और धूल मिट्टी खुशबू बदबू किसी भी चीज़ से एलर्जी हो रही हो, तो आपने हमारी एंटी एलर्जी होती है बांसा के पत्ते, बांसा के पत्ते 1 चम्मच, बनफशा के पत्ते 1 चम्मच, इनको 1.25 कप पानी में डालें, जोश दे दें, कहवा बन गया, 1 कप सुबह 1 कप शाम पिएं, फ़ायदा आपको पहले ही दिन हो जाएगा। ये कुछ दिन पी लें, जब ठीक हो जाए आप इससे रोक दीजिएगा। हकीम साहब मेरा जो अगला सवाल है, इससे कतई आप ये ना समझिएगा कि मुझे बालों का शौक है, मुझे कोई बालों का शौक नहीं है। मैं बड़ा खुश हूँ, अल्लाह का 10,000 लाखों मरतबा शुक्र अदा करता हूँ माशाअल्लाह कि मेरे बाल गिर गए, क्योंकि पहले मेरे बाल जो थे वो काफ़ी सीधी बाल थे, उनको बनाना बहुत मुश्किल था, तो जब से गिरे हैं ज़िंदगी में सुकून आ गया है। लेकिन जो हमारे प्रोड्यूसर साहब हैं ना, उनके कुछ बाल बचे हुए हैं, कुछ 10, 15, 20 के करीब जो है मुदस्सिर के बाल अभी बचे हुए हैं। वो कह रहे हैं क्या मैं हिकमत के जरिए को PRP करवा सकता हूँ? देखें हिकमत के ज़रिए PRP नहीं होता, जहाँ पे PRP या ऑपरेशन या कोई भी ऐसी चीज़ आती है हमारे रास्ते अलग हो जाते हैं, बाकी सब कुछ हमारा इस तरह चल रहा था। बेचारे का दिल तोड़ दिया आपने, वो बड़ी उम्मीदें लगाए बैठा था आपने। मैं तला साहब इतना कहूँगा कि जिनके बाल गिर रहे हों, बाल पतले हो रहे हों, बाल बढ़ नहीं रहे हों, सर खाली हो रहा हो, बाल 2 मुँह हो रहे हों, अगर मांग निकालते हैं तो चौड़ी मांग निकलती हैं, यूँ करते हैं तो लटें निकलती हैं, तो ऐसी सूरत में आपने 3-4 तेल बता रहा हूँ। एक मेहंदी के बीजों का तेल, मेहंदी के बीजों का तेल आधा पाव ले लें, रोगन 12 तुखम यानी 12 बीजों का तेल आधा पाव, तिल का तेल आधा पाव, ये तीनों मिला लें, इसमें 30 ml कलौंजी का तेल डाल लें और 1 इंच का टुकड़ा बालछड़ का और 1 चाय वाला चम्मच सुरमा जो आँखों में डालते हैं वो डाल के 1 घंटा धूप में रख लें, आपका तेल तैयार हो गया। और ये तेल आपने सिर्फ बालों की जड़ों में लगाना है, 2 घंटे के बाद धो लें या रात को लगा लें, सुबह धो लें, 1 दिन छोड़ के, और इंशाल्लाह 10-12 दिनों में मुकम्मल तौर पे गिरना बंद हो जाएंगे, उसके बाद घने होना और रीग्रोथ होना शुरू हो जाएगा। लेकिन मुदस्सिर हमारे प्रोड्यूसर का मसला बाल में क्या है, हकीम साहब के साइडों पे बाल है, ऊपर से खाली हो चुके हैं, तो यहाँ से बड़े करते हैं और फिर यहाँ से यूँ घुमाना शुरू करते हैं कि मैं कारपेट की तरह यूँ बिछा दूंगा और लोग समझेंगे मैं गंजा नहीं हूँ। तो लेकिन ये ऑयल जो मैंने बनाना सिखाया ये करें, और अंडे की जर्दी लेना, कच्चे अंडे की जर्दी, उसमें आधा चम्मच सुरमा मिला के नहाने से पहले आधा घंटा लेप करें। आप 1-2 महीना करके तो देखें प्रोड्यूसर साहब, यहीं पे खड़े होकर बाल दिखाएंगे आप। ये आपने जो लेप वाला आइडिया दिया है वो लाजमी करेंगे, लेप का बहुत शौक है उन्हें इंशाल्लाह। एक और उसका कोई मेरे ख्याल से आप लेकर आए हमारे लिए। देखिए उन लोगों के लिए जो बेचारे मजबूर होते हैं, जिनके घुटनों में दर्द रहता है, घुटनों में गैप आ जाता है, कार्टिलेज कम हो जाता है। आजकल घुटनों का प्रॉब्लम बढ़ क्यों रहा है डॉक्टर साहब? ये बढ़ इसलिए रहा है कि हम सारी चीज़ें जो हैं वो 2 नंबर इस्तेमाल कर रहे हैं। 2 नंबर में 1 नंबर है, हम 2 नंबर में 1 नंबर है क्योंकि सारी चीज़ें हम बाहर से हम फ़ोन करते हैं, हर चीज़ हाजिर हो जाती है। आप खुद सोचिए उसमें क्या होगा, आप खुद जाएं मार्केट, जाएं अपनी चीज़ें ख़रीद के लाएं, घर पे बनाएं, सबसे ज़्यादा बेहतर होगा। हम सब्जियों का इस्तेमाल नहीं करते हैं, आप सब्जियों का इस्तेमाल करें, आप देखें आप बीमार कम होंगे, लेकिन साफ़ सुथरी होनी चाहिए। और दूसरा घुटनों में गैप आ जाता है ना, तो टक टक आवाज़ आती है, थोड़ा सा चलते हैं तो क्यों लगता है जैसे घुटना टूट रहा होता है, बैठ जाते हैं तो उठना मुश्किल होता है, ज़ोर लगा के उठते हैं, चीज़ें पकड़ के उठते हैं कि जैसे हिम्मत ख़त्म हो रही है, इवन यहाँ तक कि कुर्सी पे बैठ के नमाज़ पढ़ने शुरू हो जाते हैं। और अगर डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर कहते हैं घुटना तब्दील करना होगा, फौरन ऑपरेशन करो। तब्दील कराने से पहले एक छोटा नुस्खा मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, इसे 2-3 महीने यूज़ कीजिएगा, तकलीफ़ आपकी 5 दिन में काफ़ी हद तक कम हो जाएगी, उसके बाद क्योर होना शुरू हो जाएगा। जब ठीक होना शुरू हो जाए तो फिर इसको कंटिन्यू रखिएगा इंशाअल्लाह ताला। इसमें टोटली 4 चीज़ें हैं, अगर यहाँ से नज़र आता हो कैमरामैन जो है वो कोशिश करेंगे दिखाने की, पर कैमरामैन जो है इस वक्त वो बैठे हुए हैं, खड़े होंगे तो फिर वो थोड़ा दिखाने की कोशिश करेंगे। देखें इसके अंदर हम जो जड़ी बूटियाँ हम दिखा रहे हैं, राइट, वो बना लिया उन्होंने फ्रेम। ये है चोप चीनी। चोप चीनी, चोप चीनी ये एक लकड़ी होती है चोप चीनी, ठीक है। ये इसका पाउडर है, इसका वज़न हम लेंगे 50 ग्राम। और ये दूसरी चीज़ है अजगन नागोरी। ये इसकी कोई दूध की दुकान तो नहीं है? नहीं, इसकी दूध की दुकान, लकड़ी का नाम कौन सा नागोरी? अजगन नागोरी। अजगन नागोरी, इसमें विटामिन B12 और B6 बहुत पाया जाता है। ओके। ये भी हमने लिया 50 ग्राम। इलायची खाते हैं, ये उसकी लकड़ी की जड़ होती है, ओके, ठीक है, जड़ इलायची लकड़ी, ये भी हमने लिया 50 ग्राम। एक काला गोंद होता है ये, राइट,
ये दरख्त का गोंद होता है, काला गोंद कहलाता है ये। और ये हम लेंगे 20 ग्राम, 20 ग्राम। ये गोंद का आपने पाउडर बनाया हुआ है? जी। ओके। इसे इस तरह पाउडर बना लें, सबको मिक्स करके एक ही मशीन के अंदर, और 1 चाय वाली चम्मच सुबह, 1 चाय वाली चम्मच शाम, 1 कप दूध या पानी के साथ दें। और ये खाने से पहले या बाद में दे दें, कोई हर्ज नहीं है। इंशाल्लाह ताला भाई मैं अल्लाह से उम्मीद रखता हूँ, क्योंकि मैंने अपने वालिदैन को भी ये दिया था, तो वो चल नहीं पाते थे, तो कुछ दिन इस्तेमाल किया, जैसे महीना 40 दिन यूज़ किया, तो वो वॉक करने पे आ गए थे। तो ये एक सवाब जारिया है, आप इसे आके भी लोगों को बता सकते हैं। इसका नुकसान कोई नहीं है, क्योंकि ये हाई बीपी का मरीज़ भी ले सकता है, डायबिटिक पेशेंट भी ले सकता है। इसमें कोई मीठा नहीं है, कोई नमकीन नहीं है। ये कार्टिलेज को भी पूरा करेगी, हड्डियों को भी मजबूत करेगी और आपको एक्टिव कर देगी। हकीम शाह नज़ीर ने बहुत लोगों की मुश्किलात आसान कर दी है मेरे ख्याल से। अरे नहीं, बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो वेरी मच हकीम साहब। आप आए हमारे शो पे, बड़े अच्छे नुस्खे आपने बताए। आपके पास बैठता हूँ, आप लोगों के पास आता हूँ, हमें एक फ़ायदा ये होता है कि हम आपकी तरह बोलना सीख जाते हैं। बाकी ये है कि हमें ये एक आप टीचर होते हैं हमारे जिस्म के सारे मसाइल तो आप हल कर रहे हैं। आप हमारा जिस्म सही नहीं करेंगे तो बोलेंगे कैसे? थैंक यू सो वेरी मच शाह साहब, आप आए, बेहतरीन नुस्खे। अगर घुटनों का मसला है ज़रूर इस्तेमाल कीजिए इनकी जो बताया उन्होंने तरीक़ेकार, और कोई भी इशू हो तो ऑफकोर्स आप ऑनलाइन भी शाह साहब से रब्ता कर सकते हैं। हकीम शाह नज़ीर साहब, थैंक यू सो वेरी मच। एक ब्रेक के बाद वर्दा हमें ज्वाइन करेंगी, और आप पहले आ चुके हैं, रुक जाओ, मैं आ गई हूँ। अस्सलाम वालेकुम। बेटर लेट देन नेवर। सितारों का हाल वर्दा के साथ इस ब्रेक के बाद, और हकीम साहब से मैं ब्रेक में बात करती हूँ। मैं लेट क्यों हुई ये भी आपको बताऊंगी, लेकिन इस ब्रेक के बाद। आजकल सबकी ही सुबह आउट ऑफ कंट्रोल है, दुनिया बोल है, तेरी दुनिया बोल है। वेलकम बैक टू दुनिया बोल है। खवातीन और हजरात, पूरी दुनिया इस वक्त क्लाइमेट चेंज से परेशान है। वजह यही है कि हमने अपने पोल्यूशन का कंट्रोल नहीं किया, हमने अपने एनवायरनमेंट का ख्याल नहीं रखा, हमने नहीं देखा कि हम कितने कार्बन एमिशंस करते हैं, हमने नहीं देखा हम कचरा कैसे ठिकाना लगाते हैं, हमने नहीं देखा कि हमारी गाड़ियां कितना धुआं फेंकती है, लेकिन हम चुपचाप खामोश तमाशाई बने रहते हैं, जिसकी वजह से आज पाकिस्तान का बहुत बड़ा हिस्सा डूबा हुआ है। करोड़ों लोग सैलाब की वजह से मुश्किलात से दो चार है। अगर हमने मौसम का ख्याल नहीं रखा, बड़ी मुश्किलात आने वाली हैं, और गर्मी बड़ी बढ़ने वाली है। कराची में मौसम की सूरत हाल से आपको आगाह करें कि आज पाकिस्तान भर के ज्यादातर शहरों में मौसम गर्म रहेगा। ताहम कश्मीर हो गया, आपको गिलगित बल्तिस्तान, पीछे मुझे नजर नहीं आ रहा, गिलगित बल्तिस्तान, लाहौर, गुजरावाला और अंदरूनी सिंध के चंद अजला में गरज चमक के साथ बारिश हो सकती है। मैं सोचने पर मजबूर हूं कि ऑलरेडी लोग बेसरो सामानी के आलम में खड़े हैं, मजीद बारिश होंगी तो क्या होगा। अगर पाकिस्तान के मुआशी, अब कराची की बात करें तो कराची में जो गर्मी पड़ रही है, अल्लाह बचाए, 12-1-2 बजे के दरमियान जो गर्मी कराची में आती है वो हिला के रख देती है। आज ही बताया जा रहा है कि 32 डिग्री तक रहेगा कराची, लेकिन यही बताया जा रहा है कि दोपहर में जब गर्मी बढ़ेगी तो शायद बारिश भी हो सकती है। सो बी प्रिपेयर्ड, क्योंकि जब महकमा मौसमियात शायद बोलता है तो कंफर्म होती है, और जब कंफर्म बोलता है तो शायद होती है। खैर, महकमा मौसमियात के मुताबिक शहर में फिलहाल बारिश का कोई इम्कान नहीं है, लेकिन शायद हो जाए। अगर दर्जा हरारत की बात करें तो आज कराची में कम से कम 28 डिग्री सेंटीग्रेड रहेगा, और कराची में ज़्यादा 32 जाएगा। कराची में दोपहर के वक्त गर्मी की शिद्दत में इजाफे का खदशा है। हीट वेव से बचने के लिए अपने आप को हाइड्रेटेड रखिए, क्योंकि आप देख सकते हैं कि बादल अभी कराची से थोड़ा दूर है। यू नेवर नो, हवा के दबाव की वजह से कराची के फौरन पे आ भी सकते हैं बादल। आगे बढ़े, दर्जा हरारत कराची में ज़्यादा 32-35 तक भी जा सकता है आज। सो बी केयरफुल, हाइड्रेटेड रहिएगा, पानी पीजिएगा। दूसरी जाने पंजाब का रुख करें तो इस्लामाबाद के कुछ इलाकों में आज भी बादलों का राज बरकरार रहेगा, और शहर का मौसम खुशगवार होगा, और उसके साथ साथ ठंडी हवाएं भी चलेंगी। बड़े बेहतरीन मौसम रहता है इस्लामाबाद में। लाहौर की बात करें तो लाहौर है। लाहौर की जाने बढ़े तो आज शहर में शाम के वक्त लाहौर में बारिश का इम्कान है, और जो मुझे इस वक्त ग्राफिक्स में नजर आ रहा है 31 डिग्री सेंटीग्रेड वहां पे मैक्सिमम रहेगा। और आपको बताएं कि ज्यादा से ज्यादा 34 तक जाने का खदशा है। जबकि आगे बढ़े, दूसरे शहरों का रुख करें तो लाहौर के कई अजला में, खैर लाहौर का जिक्र हो रहा है अभी तक, तो बादल छाए हुए हैं और शहर में बारिश की भी कोई पेशगोई की गई है। अगर खैबर पख्तूनख्वा की बात करें तो शहर में कम से कम दर्जा हरारत 24 और ज़्यादा से ज़्यादा 34 डिग्री सेंटीग्रेड जाने का इम्कान है। जबकि दीर, बालाकोट, सैदो शरीफ में आज हल्की बारिश का इम्कान मौजूद है। ये आपने मौसम की सूरत हाल जानी। यकीनन मौसम आजकल बहुत इंपॉर्टेंस रखता है आज के इस दौर में। एक तो क्लाइमेट चेंज मैंने आपको बताया, उसकी वजह से जो आफात आ रही है मौसम की वजह से, लोग डैम्स की बात करते हैं, पानी को जखीरा करने की बात करते हैं, जिसकी हमें अशद जरूरत है, क्योंकि ये सारा पानी समंदर में फेंक दिया जाएगा। फिर हम टैंकर से अपने घरों में पानी डलवा रहे होंगे और सोच रहे होंगे लाइनों में पानी क्यों नहीं आता। तो अल्लाह ताला हमें हिदायत दे और हमें आगे बढ़ने की तौफीक अता फरमाए, क्योंकि हम जानते हैं कि पाकिस्तान का इंफ्रास्ट्रक्चर अंग्रेजों ने ही बनाया है, पाकिस्तानियों ने बहुत कम बनाया
है, इसीलिए आज मुल्क बरतानिया को मैं बहुत याद कर रहा हूँ। वापस चलते हैं, वर्दा ने अभी ज्वाइन कर लिया, वर्दा के पास जाएंगे। वर्दा क्योंकि आप आ गई हैं तो ऐसा हो नहीं सकता कि वर्दा मौजूद हो स्टूडियो में और सितारों का हाल ना हो, और आज तो उनसा को उन्होंने भी बुला लिया है। चलते हैं वर्दा की जानिब। थैंक यू सो मच तला, और क्या ज़बरदस्त वेदर की अपडेट दी आपने। और जो लोग मुझे अभी देख रहे हैं उन सबको गुड मॉर्निंग वंस अगेन, मेरी तरफ से गुड मॉर्निंग। क्योंकि जनाब आज थोड़ा सा मैंने लेट ज्वाइन किया क्योंकि थोड़ी सी मेरी गाड़ी ख़राब हो गई, जिस गाड़ी में आ रही थी गाड़ी ख़राब हो गई, इस वजह से मैं पहले शो में आपको ज्वाइन नहीं कर सकती। लेकिन मैंने बीच में एंट्री कर दी थी जब हकीम साहब बैठे हुए थे, तो मैंने कहा यार जब मैं आ गई तो मैं आखिर का भी चांस क्यों मिस करूँ, मैं फ़ौरन ज्वाइन कर लूँ। खैर, लेकिन जैसे कि आपको पता है कि मैं आई हूं, तो अभी हमारा सेगमेंट होगा बोल प्रेडिक्शन का। और बोल प्रेडिक्शन मेरे साथ है दी वेरी फेमस टैरो कार्ड रीडर उनसा शाह। वालेकुम अस्सलाम, गुड मॉर्निंग। कैसी है उनसा? मैं बिल्कुल ठीक। वैसे हम दोनों साथ साथ आए हैं। आपकी वैसे गाड़ी खराब होने का रीज़न तो नहीं है कि आजकल रोड हर जगह जो इतने कराची के ख़राब हो गए बारिशों की वजह से, तो गाड़ी को स्पीड में चलाना कितना मुश्किल हो गया है। अगर कहीं जल्दी पहुंचना होता है तो हम लोग तेज़ गाड़ी नहीं चला सकते। नहीं, मुझे लग रहा है उनसे आपकी बात एक तरीके से सही है, लेकिन मुझे भी एक तो सदमा लगा हुआ था, मेरे ड्राइवर को भी सदमा लगा हुआ था, मुझे लग रहा है मेरी गाड़ी को भी सदमा लग गया था कल। जिस तरह से हम मैच हारे हैं, कसम से दिल चाह रहा है हम मुंह छुपा लें। अगर सीरियसली मैं शो में स्टार्ट में होती ना तो मैं मुंह छुपा के शो करती अपना, कसम से। क्योंकि जब पाकिस्तान मैच जीतता है तो मैं इतनी ओवर एक्साइटेड होती हूँ, मैं क्लियरली कह रही हूँ कि मैं इतनी एक्साइटेड होकर शो करती हूँ कि मैं पाकिस्तान की ये वो फलाना ढिमाका तारीफों के पोल बांध देती हूँ। लेकिन कल जिस तरह से पाकिस्तान मैच हारा है, कसम से हमें मुंह छुपा लेना चाहिए। और सोने पे सुहागा, आपको पहली बॉल पे 9 से 10 रन फ्री मिल गए, उसके बावजूद भी आप हार गए। लेकिन स्कोर काफी बड़ा था, 170 जो आपने बनाने दिया ना उनसा, और उसके बाद आपने और फिर आपको 9 रन फ्री मिल गए, तब भी आप नहीं खेल सके। और फिर ऊपर से आप बाबर आजम में तो कहीं भी परफॉर्मेंस प्लेयर्स में वो एक जो जज्बाती और एक जीतने का एक जज्बा होता है वो कल नहीं था। जब उन्होंने बैटिंग और बॉलिंग कर रहे थे तो वो जज्बा नजर नहीं आ रहा था। आपके कार्ड्स में आपने 50-50 कहा था कि आप कहने से डर रही थी कि पाकिस्तान हार जाएगा। देखिए जो है वो स्क्रीन पर कहना लोगों को एक नाउमीदी सी हो जाती है ना। अगर पहले से मैच के पहले से अगर मैं कोई नेगेटिव प्रेडिक्शन दूंगी तो लोग मायूसी का शिकार हो सकते हैं। कार्ड्स में पहले आ चुका था कि पाकिस्तान के जीतने के बहुत कम चांसेस हैं, लेकिन 50-50 मैंने बोल दिया कि चलो दुआएं कर ले शायद दुआओं से जो है पाकिस्तान जीत जाए। लेकिन कल किसी की दुआ काम नहीं, क्योंकि मुझे लग रहा है कि शायद पाकिस्तानी टीम कल हमारी ग्रीन शर्ट जो थी, मुझे कल वाला गाना याद आया था, हम पे किसने हरा रंग डाला, खुशी ने हमारी हमें मार डाला। बस बात यह है कि कल का दिन जो है वो पाकिस्तान के लिए था ही नहीं, शायद हो सकता है। लेकिन नहीं तो उनसा जो हमारे प्लेयर्स की बॉडी लैंग्वेज थी आप वो भी चेक कीजिए, और जो श्रीलंका के प्लेयर्स की बॉडी लैंग्वेज थी आप वो चेक करें। वो लग रहा था कि वो जीतने के लिए खेल रहे हैं, और हम जो है चलो जी ढीले ढाले थे जैसे चल रहा है। फखर जमान साहब 0 पे आउट हो गए, और 0 पे आउट होने के बाद ऐसे एक्सप्रेशंस दे रहे हैं कि दिल चाह रहा है कि बस क्या करें। एटलीस्ट मैं और मेरी फैमिली में तो ये नहीं कहेंगे तुम जीतो या हारो, हमें तुमसे प्यार है, बिल्कुल प्यार नहीं है। हम तुम्हें ये कहेंगे हारे हो तो खुदा का वास्ता मजीद प्रैक्टिस करो। उन सब कार्ड्स पे आज लास्ट मैचेस तो बड़े अच्छे थे, जो इंडिया से भी जीत गया, अफगानिस्तान से भी विन किया, पाकिस्तान में जीता है वो भी आखिर में कहते हैं ना कन्नों से जीता है वो भी ना, ऐसी बात नहीं है उनसा। आप कार्ड्स निकालें और आप बताएं कि पहला सवाल क्या है। पहला सवाल क्या करें उनसा है कि हमने क्रिकेट की बात छेड़ दी है तो हमारे वो कहते हैं ना जख्म ताज़ा हो गए, हरे भरे जख्म वैसे ही कल रात के ताज़ा से हैं। मैं मरहम रखती हूँ आपके जख्मों पे। हम क्रिकेट के अलावा कुछ और सवाल करते हैं। क्रिकेट के अलावा कुछ करते हैं। अच्छा भाई पॉलिटिक्स से बताएं क्या चल रहा है। खान साहब के ऊपर इतने सारे केसेस चल रहे हैं, बेचारे केसेस में घिर गए हैं, कब तक निकलेंगे वो केसेस से बाहर? देखें कार्ड्स अगर मैं दिखा दूँ, द हर्मिट का कार्ड है पहला कार्ड जो है इमरान खान साहब के लिए जो मैंने निकाला है, नाइट ऑफ कप्स का कार्ड है, द स्ट्रेंथ का कार्ड है। देखें एक कार्ड जो है फर्स्ट कार्ड, ये थोड़ा खामोशी का कार्ड है कि इमरान खान साहब को थोड़ा खामोश होकर रेस्ट भी करना चाहिए। वो इतने ज़्यादा आजकल जज्बाती चल रहे हैं, बहुत ज़्यादा पॉलिटिकल एक्टिव चल रहे हैं, थोड़ा सा उनको रेस्ट रिलैक्स करने की ज़रूरत है। हो सकता है थकावट भी नज़र आ रही है इमरान खान साहब की। नाइट ऑफ कप्स का कार्ड है, स्ट्रेंथ का कार्ड है, तो मुझे लगता है जैसे कप्स का हमेशा वर्दा कार्ड आता है इमरान खान साहब के लिए, तो मकबूलियत यानी कि लोग जो हैं उनसे इतना ज़्यादा मोहब्बत और प्यार करते हैं खान साहब के लिए, तो ये एक रोमांटिक ड्रीमर का कार्ड होता है।
तो रोमांटिक ड्रीमर का कार्ड होता है। ओके, यानी कि लोग जो है रोमांस करते हैं खान साहब से, हाँ, मोहब्बत करते हैं, प्यार करते हैं, इमोशनली अटैच हैं खान साहब के लिए। तो मुझे लगता है फिर स्ट्रेंथ का कार्ड है। थोड़ी बहुत रुकावटें ज़रूर हैं, यानी कि केसेस वगैरह जो आजकल चल रहे हैं, काफ़ी जो है वो बर्डन्स हैं इमरान खान साहब के लिए या पीटीआई के लिए, तो ये चीज़ें हैं ज़रूर, प्रेशर में हैं, अंडर प्रेशर ज़रूर हैं, लेकिन इससे निकलते हुए नज़र आ रहे हैं। यानी कि ये कार्ड थोड़ा सा कमज़ोरी का कार्ड भी होता है, लेकिन ये स्ट्रेंथ का, विल पावर का, यानी कि अपने विल पावर से वो अपने हालात को काबू में ले आएंगे, हालात बेहतर हो जाएंगे। ये एक टेम्परेरी सिचुएशन है जो क्रिएट की जा रही है जानकर, लेकिन लोग और ज़्यादा इस चीज़ से ये कि और ज़्यादा जो है वो लोग उनके फेवर में जाते हुए नजर आ रहे हैं। जितनी नेगेटिविटी क्रिएट करना चाह रहे हैं उनके लोग उल्टा उतना ही उनके फेवर में जाएंगे। यानी कि वो एक वर्ड होता है क्रेज हो गया है, तो वाकई बहुत ज्यादा हो गया खान साहब का। अगर सोशल मीडिया पे जितनी वीडियोस वायरल हुई है हम देखें तो कहते हैं ना, कलमा पढ़ के यकीन दिला रहे हैं कि जी हम टैंक के आगे लेट जाएंगे लेकिन खान साहब को नहीं छोड़ेंगे। खैर, एक कॉलर भी हमारे साथ मौजूद है तो उनको भी ले लेते हैं उनसे। जी, कौन कॉलर हमारे साथ मौजूद है बताइएगा। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, रावलपिंडी से खुरम शहजाद बात कर रहा हूँ। मेरी डेट ऑफ बर्थ है 20 नवंबर 1991। अच्छा, पिंडी से खुरम शहजाद बात कर रहे हैं। अच्छा। डेट ऑफ बर्थ क्या है? सवाल पूछ लीजिए। अच्छा, आप सवाल पूछ लीजिए कि हम आपके कार्ड मेरा क्वेश्चन ये है कि मैं बाहर मुल्क के लिए काफी बार ट्राई की है लेकिन मेरा कोई काम नहीं हुआ। ऐसे कोई रुकावटें आती हैं कि मैं खुद भी मायूस हो जाता हूँ। भाई बाहर मुल्क के लिए जाना ट्राई कर रहे हैं, काफी बार ट्राई कर चुके हैं लेकिन कुछ नहीं हुआ, नाकाम हो रहे हैं, तो ये मायूस हो गए हैं। देखें, इनका ट्रैवल का कार्ड तो मुझे नज़र आ रहा है खुरम शहजाद का। आपके लिए खुरम साहब जो कार्ड आया है, अगर आप देख रहे हैं टीवी, 9 ऑफ कप्स का कार्ड है, 6 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है, द लवर्स का कार्ड है। थोड़ा सा स्ट्रेट होल्ड कर लीजिएगा ताकि यहाँ पे हमारे कैमरे में नजर भी आ जाए। देखिए खुरम साहब, आपके लिए जो कार्ड है 9 ऑफ कप्स का कार्ड है, उसके बाद 6 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है और द लवर्स का कार्ड है। खुरम साहब, आपको मायूस होने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, आप और भी ज़्यादा कोशिश करें। आपका मुझे ट्रैवल नज़र आ रहा है, जिस मकसद के लिए आप कोशिश कर रहे हैं उसमें आपको जो है वो कामयाबी ज़रूर मिलेगी। ये एक वक्ती तौर पे जो है वो थोड़ी सी रुकावटें आ सकती हैं, नाकामी हो सकती है, लेकिन आगे कामयाबी नज़र आ रही है। 9 ऑफ कप्स का कार्ड है। आपकी जो विश है बाहर जाने की वो इंशाल्लाह ज़रूर पूरी हो जाएगी। अगर टाइम पीरियड में देखूं तो टाइम पीरियड जो है वो अगले 3 महीने आपके लिए जो है वो टफ़ रहेंगे, मुश्किल रहेंगे, लेकिन 3 माह के बाद यानी कि दिसंबर जनवरी आपका अच्छा वक्त जो है वो स्टार्ट होता हुआ नज़र आ रहा है। अगले साल का दिसंबर और जनवरी। चलें, बहुत बहुत शुक्रिया खुरम साहब आपकी कॉल करने का और हमारी दुआएं आपके साथ हैं। इंशाअल्लाह जहाँ जाने की आप कोशिश करें, अल्लाह के हुक्म से आप ट्रैवल कर जाएं। आपके कार्ड्स बहुत अच्छे निकले, मुझे खैर तो समझ में आ गया उनसे आपके साथ कार्ड्स रीड कर करके कि 9 ऑफ कप्स का कार्ड बहुत अच्छा कार्ड होता है, विश कम ट्रू का कार्ड होता है, यानी कि जो भी आपकी विश है, जो भी ख्वाहिश है वो पूरी हो जाएगी। हाँ, चलें जी, ज़बरदस्त। अच्छा जी, और भी अगर आप चाहें कुछ पूछना चाहते हैं, जितने भी व्यूअर्स हमें देख रहे हैं, आप लोग भी लाइव कॉल कर सकते हैं। स्क्रीन पे आप नंबर देख सकते हैं, नंबर आ रहा है, उनसे शायद हमारे साथ मौजूद है और आपके कार्ड्स रीड करेंगी और बताएंगी कि क्या आपकी विश ट्रू हो सकती है, आपकी किस्मत का हाल जो है वो क्या हाल है। अच्छा, उनका पाकिस्तानी किस्मत का हाल भी कुछ बता दें खुदारा, आप हमारे सामने आज। देखिए, आजकल जो है ना, लोग इतने ज़्यादा महंगाई की वजह से परेशान हैं, तो उनको कंसर्न यही होता है कि इकॉनमी किस तरफ जा रही है, महंगाई की सिचुएशन, हुकूमत की तरफ से कोई रिलीफ मिलता हुआ नज़र आ रहा है, क्योंकि फ्लड की सिचुएशन भी है, उसकी वजह से भी लोग बहुत ज़्यादा परेशान हैं। तो कार्ड जो आ रहे हैं इकॉनमी, अगर मैं देखूं आवाम के लिए, 2 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है पहला कार्ड जो है, दूसरा कार्ड है एस ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड, थर्ड कार्ड जो है वो क्वीन ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है। ये कार्ड तो हैं पॉजिटिव, तो पॉजिटिविटी है, लेकिन कुछ लोग जो हैं, लोगों को भी थोड़ा सेविंग करने की ज़रूरत है। थोड़ी जो बहुत ज़्यादा लोग लग्जरी लाइफ गुजारते थे, उससे अपनी लग्जरी लाइफ जो है वो थोड़ी सी कम। उनसे लेकिन सेविंग कहाँ से करें? अभी मैं यहाँ पे बात कर रही हूँ एक हमारे गरीब आवाम की, जो एक मिडिल क्लास की, चल मैं गरीब भी नहीं कहती, मैं मिडिल क्लास की बात करूँ। देखिए, जो अमीर है वो अमीर तर हो रहे हैं, वो अपनी लग्जरी लाइफ कम नहीं कर रहे, उनको महंगाई से कोई फ़र्क भी नहीं पड़ रहा। लेकिन जो मिडिल क्लास है ना, उनसे वो मैं कहूँ मिडिल से वो लोअर मिडिल क्लास पे चले गए। अगर किसी की सैलरी में इंक्रीज
इंक्रीमेंट भी लगा है अल्लाह करके, तो एक्सपेंसेस इतने बढ़ गए कि वो कह रहे हैं कि वो इंक्रीमेंट पहले देखिए अगर हम एक हफ्ते की ग्रोसरी 10,000 में आ जाती थी, अब वो 20,000 में ग्रोसरी आ रही है। एग्जैक्टली आप मॉर्निंग ब्रेकफास्ट लेने चलें जिसमें खाली आप कुछ नहीं आप सिर्फ अंडे ब्रेड की बात करें और अगर दही या दूध साथ ले लें तो आप समझें कि आपके 800 तो ऐसे ही 1000 तो ऐसे चले जाते हैं। 1000 की तो कोई वैल्यू ही नहीं रही है। कोई अब ये कार्ड आया है द डेविल का कॉलर भी शायद हमारे, हाँ आप कार्ड बता दें। कार्ड तो रख लिया लेकिन मैं उस पर डिस्कस कर लेती हूँ। देखिए मईशियत या आवाम के लिए मैंने जो आप कह रही थी ना कि लोअर क्लास जो है, लोअर तबका जो है उसमें ज़्यादा इफेक्ट हो रहा है। द डेविल का कार्ड यही कह रहा था कि बिल्कुल लोग परेशान हैं, मुश्किलात का शिकार हैं, बहुत ज़्यादा बर्डन का शिकार हैं। जो हम जितना हम सोचते हैं, जितना हम एक्सपेक्ट करते हैं उससे ज़्यादा परेशानी का शिकार हैं, बहुत ज़्यादा दबाव का शिकार हैं और फंसे हुए हैं। यानी कि अब उनके पास कोई रास्ता नज़र नहीं आ रहा, क्योंकि कोई ना गवर्नमेंट की तरफ से कोई रिलीफ मिलता हुआ नज़र आ रहा है। ठीक है, फंड्स वगैरह बिल्कुल प्रोवाइड किए जा रहे हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा वो है इकोनॉमी। अच्छा उनसा मेरे सोशल मीडिया पे भी जो है आप लोग चाहें तो आप लोग मेरे इंस्टाग्राम पे पोस्ट कर सकते हैं। मेरे पास यहाँ मैसेज आया, उस्मान नाम है इनका भी ये सवाल है। ये कह रहे हैं कि ये बाहर जाना चाहते हैं अगले साल। ओके, पूरा नाम क्या बताया? उस्मान बताया इन्होंने, उस्मान लिखा हुआ है, सिर्फ उस्मान मेंशन किया हुआ है इन्होंने यहाँ पे, ये उस्मान नाम है इनका। अब तो पाकिस्तान के लगता है ऐसे हालात हैं कि ज़्यादातर लोग चाहते हैं कि हम लोग बाहर शिफ्ट हो जाए। एग्जैक्टली उनसे, और यही बात है कि डिसअपॉइंटमेंट बहुत ज़्यादा हो गई है लोगों में ना। अच्छा देखिए उस्मान साहब, आपके लिए जो कार्ड है 3 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है। आपको किसी की हेल्प की ज़रूरत है, आप किसी से मदद मांगें, वहाँ पे कोई कांटेक्ट ऐसा हो या बाहर से कोई ऐसा आपका रेफरेंस वगैरह आ सकता है, उससे आपको मदद मिलेगी। यानी कि आपको किसी की हेल्प की ज़रूरत है, किसी कंसल्टेंट्स को भी हायर कर सकते हैं अपनी वीज़ा या अपनी इमिग्रेशन प्रोसेस के लिए। आपका हो जाएगा लेकिन वक्त लगेगा। मुझे थोड़ा सा टाइम टेकिंग नज़र आ रहा है क्योंकि हैंगमैन का कार्ड है तो डिलेज नज़र आ रहे हैं। 8 ऑफ कप्स का कार्ड है तो हो सकता है कि आगे जाके आप ये सोचें कि नहीं हो रहा, लेकिन वही कहते हैं कि नाउमीदी जो है वो कुफ्र है। सही, उम्मीद अच्छी रखिएगा उस्मान साहब और इंशाअल्लाह आपका हो जाएगा बाहर जाने का। अच्छा जी, पेशावर से एक कॉलर मौजूद है हमारे साथ, उनसे भी बात कर लेते हैं। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। लाइन ड्रॉप हो गई है उनसा। दोबारा से कॉल कीजिए, हम आपका वेट कर रहे हैं कॉल का। ज़ोडिएक साइंस पे आते हैं। हाँ एग्जैक्टली, मैं यही कहने वाली थी कि अब आप मुझे ये बता दीजिए कि पूरे वीक जो है वो स्टार्ट हुआ है आज जो है मंडे है, तो मंडे टू मंडे के लिए मैं निकालती हूँ एरीज जिनका बुर्ज हुमल है, उनके लिए थोड़ा सा ये लोग बुर्ज एरीज वाले या ज़ोडिएक या सन साइन जिनका एरीज है, ये लोग थोड़े डबल माइंडेड नज़र आ रहे हैं, इनडिसाइसिव नज़र आ रहे हैं। अपने स्पेशली जो रिलेशनशिप है या शादीशुदा मामलात हैं, घरेलू मामलात हैं, उनमें डबल माइंडेड हो सकते हैं। हो सकता है कोई घर ख़रीदने का इरादा हो, मकान ख़रीदने का इरादा, उसमें भी इनडिसाइसिव हो सकते हैं। फैमिली के साथ ज़्यादातर वक्त गुजरता हुआ नज़र आ रहा है। एरीज वाले ट्रैवलिंग अगर करें तो भी उनके लिए बहुत अच्छा है, स्पेशली काम के हवाले से, कैरियर के हवाले से। अगले पे चलते हैं कि मैं जल्दी बताना है सबका। टॉरस के लिए जो कार्ड है वो है पेज ऑफ वॉन्ड्स, तो कोई गुड न्यूज़ आती हुई नज़र आ रही है बुर्ज सोर वालों के लिए, स्पेशली कैरियर जॉब अगर कहीं अप्लाई की है तो वहाँ पर उनको कोई जो है रिप्लाई आ सकता है। टॉरस के बाद है जेमिनाई वालों के लिए 5 ऑफ कप्स। तो जेमिनाई वालों की एनर्जी थोड़ी स्लो नज़र आ रही है, किसी को मिस करते हुए नज़र आ रहे हैं, कोई दोस्त है उनसे काफ़ी दूर है या बिछड़ गया है तो उनको मिस करते हुए नज़र आ रहे हैं। जेमिनाई के बाद है कैंसर के लिए बड़ा ज़बरदस्त किंग ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है, तो पैसा जो इस हफ्ते आपको आ सकता है। इस हफ्ते अगर आप कोई प्रॉपर्टी ख़रीदते हैं या कहीं इन्वेस्टमेंट करते हैं या शेयर लेते हैं तो आपके लिए कामयाबी होगी। कैंसर के बाद है लियो वालों के लिए एस ऑफ कप्स, कोई न्यू बिगिनिंग नज़र आ रही है, कोई नया काम शुरू कर सकते हैं। अगर अभी तक स्टार्ट करने के बारे में सोच रहे हैं तो ये हफ्ता आपके लिए शादी के मामलात भी जो है वो हो सकते हैं। लियो के बाद है वर्गो वालों के लिए थोड़ा सा इबादत, दुआ और थोड़ा सा स्पिरिचुअल जो है उसमें आपको इन्वॉल्व होने की ज़रूरत है। बाकी जो आपका इंट्यूशन या आपकी जो गट फीलिंग कहती है, अगर आपको कोई अहम फैसला लेना है तो उसके मुताबिक ले सकते हैं। वर्गो के बाद है लिब्रा।
लिब्रा वालों के लिए बड़ा किंग ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है। कोई अगर कोर्ट वगैरह में आपका केस चल रहा है तो आपके फेवर में जा सकता है। लिब्रा वाले बहुत ज़्यादा लीडरशिप है, इंडिपेंडेंट कोई काम करना चाहते हैं तो बिल्कुल ये टाइम आपके लिए बहुत सूटेबल है। कोई अलग से काम करें बजाय ये पार्टनरशिप करनी चाहिए, आप खुद अपना काम शुरू करें तो बहुत आपके लिए कामयाबी मिलेगी। लिब्रा के बाद है स्कॉर्पियो। स्कॉर्पियो की शादी के मामला तय होते हुए नज़र आ रहे हैं। जिनकी एज ज़्यादा हो गई है, रिश्ता नहीं आ रहा, तो कोई अच्छा सा रिश्ता आ सकता है। स्कॉर्पियंस जो हैं वो कोई ट्रैवल पर जाएं तो भी फैमिली वगैरह के साथ भी अच्छा रहेगा। स्कॉर्पियो के बाद है सेजिटेरियस। सेजिटेरियस वालों के लिए किंग ऑफ कप्स की एनर्जी है, तो अगर ये सदका दें इस हफ्ते किसी भी दिन दें तो बहुत अच्छा है। अपने दोस्तों के साथ, रिश्तेदारों के साथ अच्छा बर्ताव करें, अच्छा बिहेव करें तो इनके फेवर में मामला जा सकते हैं। सेजिटेरियस के बाद है कैप्रिकॉन। आपको ट्रस्ट इश्यूज बहुत हैं, किसी पे यकीन नहीं करते हैं, बहुत जज करते हुए नज़र आ रहे हैं। कोर्ट में अगर केसेस चल रहे हैं तो आपके जज जो है आपके फेवर में आपका केस दे सकता है। कैप्रिकॉन का यानी कि अच्छा आया है काफ़ी। कैप्रिकॉन के बाद है एक्वेरियस। एक्वेरियस वालों के घर में कोई चोरी हो सकती है, तो अपने कीमती मामला जो चीज़ें हैं, कैश है, डॉक्यूमेंट्स हैं, वो बहुत ज़्यादा संभाल के आपने रखने हैं। सदका ज़रूर दे दीजिए। मंगल वाले दिन अगर आप सदका देंगे तो आपके लिए जो है बरकत का राज आजकल मैं कहूँगी कि अपने घर में भी अपने मातहत स्टाफ जो अगर घर में काम कर रहा है, आपकी हाउस हेल्प है, उसके लिए बहुत ख्याल रखें। सबसे पहले जो है वो जो हमारे इर्द गिर्द जो लोग होते हैं वो ज़्यादा डिजर्व करते हैं। सही। स्पाइसेस जो है 6 ऑफ कप्स का कार्ड है, उसमें भी मुझे यही नज़र आ रहा है कि कोई पुरानी मेमोरीज़, पुराना कोई दोस्त आपको बहुत ज़्यादा याद आएगा। हो सकता है अगर याद आ रहा है तो आप खुद उनसे कांटेक्ट करें, उनको मैसेज करें, कॉल करें। चलें जी, थैंक यू सो मच उनसा, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें बताया और आई होप आपने अपना स्टार सुन लिया होगा। और जैसा उनसा ने बताया, ख्याल रखिएगा, अपने मातहत स्टाफ को भी ख्याल रखिएगा, घर में चोरी ना हो सके, तो इस चीज़ का ध्यान आपने खुद रखना है। हमारी एक कोशिश होती है कि हम आपको एक गाइडलाइन दे दें, वार्न कर दें, लेकिन आगे आपने खुद ख्याल रखना होता है। और अल्लाह ताला से दुआ करते रहिएगा, अल्लाह ताला आपके हक़ में इंशाअल्लाह बेहतर करें। आमीन। इसी के साथ ही आज के शो का वक्त होता है ख़त्म। कल फिर मिलेंगे आपसे सुबह 9 बजे। मुझे इजाज़त दीजिए, उनसा को भी इजाज़त दीजिए। टिल देन टेक गुड केयर ऑफ़ योरसेल्फ। थैंक यू वंस अगेन उनसा। अल्लाह हाफ़िज़। आजकल जिंदगी ही सुबह आउट ऑफ कंट्रोल है, दुनिया बोल है, तेरी दुनिया बोल है। सबसे ज्यादा व्यूज, सबसे ज्यादा रील्स और सबसे ज्यादा रेटिंग के साथ बोल अब भी नंबर 1 पोजीशन पर बरकरार। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।